तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कल्ट लीडर हमारे वोजन से पूछते हैं, बताओ अब आगे का क्या प्लान है, हम लोग यहाँ पर अपनी वाइन को और ज्यादा आगे मशहूर कैसे बनाएंगे। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि जाओ होंग वैंगचेंग को मेरे पास लेकर आओ। तो वो ये बात सुनने के बाद कहता है कि उसे हम लोग यहाँ पर लाकर क्या करेंगे। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मैं उसके साथ यहाँ पर लीक्वार को इंपीरियल फैमिली में भिजवाने वाला हूँ, जहाँ पर एम्परर्स को पियेंगे और उसके बाद हमारी वाइन फेमस हो जाएगी। तो वो कहता है क्या क्या तुम वाकई में ये करने वाले हो। तो फिर साथ ही कल्ट लीडर वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि इसका प्लान काफी ज्यादा अच्छा है। चू मून क्लैन जो है इस वक्त इंपीरियल फैमिली में सारी की सारी वाइन भिजवा रहा है, क्योंकि इंपीरियल फैमिली कोई छोटी तो नहीं है। वहां पर ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो कि वाइन के बहुत ज्यादा शौकीन है और वहां पर रोजाना लाखों की वाइन पी जाती है। और अगर हमें वहां पर डील मिल जाती है तो चूमून क्लैन को बहुत बड़ा धचका लगेगा। तो इसी के साथ ही वो कहता है ठीक है मैं उसे बुला कर लाता हूं। फिर साथ ही वो जाते हुए सोच रहा होता है ये क्या हूं, कहीं मैं यहाँ पर कोई एरंड बॉय तो नहीं बन गया, मैं इसका कोई काम करने वाला तो नहीं हूँ। फिर यहाँ पर मुझे क्यों कह रहा है कि होंग वैंगचेंग को बुला कर लाओ। फिर साथ ही वो कहता है लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। तो इसी के साथ ही वहां पर चला जाता है। तो नेक्स्ट दिन अगले दिन का दिखाया जाता है, जहां पर चूमून क्लैन लीडर बहुत गुस्से में होता है और उसका साथी आकर उसे सारी बात बताता है। तो वो कहता है होयोंग क्लैन की वो आखिरी लड़की जो है वो यहाँ पर इस वाइन को बना रही है और ये सारी की सारी वाइन जो है इस वक्त इंपीरियल पैलेस की तरफ भेजी जा रही है। तो वो कहता है क्या इंपीरियल पैलेस की तरफ भेजी जा रही है, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। तुम्हें पता है ना कि वहां पर इंपीरियल पैलेस में जितनी वाइन है वो सारी की सारी हमारी कंपनी से जाती है, हम लोग वहां पर इस वाइन को पहुंचने नहीं दे सकते। तो वो कहता है कि सारी इस वक्त हम लोग क्या करें, आपको तो पता है ना होंग वैंगचेंग के बारे में कि उसने यहाँ पर कितने सारे बैंडिट्स को पकड़ा था, कितने महान महान बैंडिट्स को पकड़ा था। उसके अलावा उसने गोल्डन बुद्धा को भी रिट्रीव किया था और बहुत सारी गैंग्स को वो पकड़ चुका है। वो एक बहुत ही कमाल का और बहुत ही स्ट्रॉन्ग आदमी है। वो इस वक्त पर्सनली इस वाइन को लेकर इंपीरियल फैमिली में जा रहा है, उसकी पहुंच ऊपर तक पहुंच चुकी है। तो वो कहता है अच्छा ठीक है मुझे मैजिस्ट्रेट के बारे में सब कुछ पता है कि वो कितना महान है। कहता है कि मुझे लगता है कि होजियोन क्लैन के लोगों ने यहाँ पर उसके साथ यानी मैजिस्ट्रेट के साथ कोई डील किया जिसकी वजह से वो उनका साथ दे रहा है, उनके साथ वाइन को पहुंचा रहा है। तो इसी के साथ उसका साथी उसे कहता है नहीं सर, उसने कोई डील नहीं की, बल्कि वो मैदर मास्टर के साथ वहां पर जा रहा है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है कार्ड का दिखाया जाता है, जहां पर मैजिस्ट्रेट हमारे वोजन के सामने बैठे होते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वाइन के जार को वहां पर इंपीरियल फैमिली में पहुंचा देना है, बस इतना ही काम करना है। हमारा वोजन उसे कहता है कि हाँ तुम्हें बस इतना ही काम करना है। पर्नर कहता है इसका मतलब यह है कि होयोन क्लैन के मेंबर्स अब वापस आ चुके हैं और उन लोगों ने यहाँ पर दोबारा से वाइन बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने पिछले कुछ सालों से वाइन नहीं बनाई, उन्होंने वाइन बनाना छोड़ दिया था। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन ये रियल होयोन क्लैन की वाइन बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कहता है क्या ये रियल वाइन की वाइन नहीं है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है नहीं ये सोमी ने बनाई। तो ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वो सोच रहा होता है अगर यहाँ पर ये बात है तो इसका मतलब यह है कि मेरी बहू ने यहाँ पर इस वाइन को बनाया है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरी बहू यहाँ पर वाइन भी बना सकती है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मेरी शॉपकीपर भी तुम्हारे साथ ही जाएगा, वो तुम्हारे साथ वहां तक जाएगा, तुम्हें बस उसे इंपीरियल फैमिली में जाकर प्रिंस या फिर किसी के साथ इंट्रोड्यूस करवाना होगा, जिसकी वजह से बाकी का सारा बिजनेस वो खुद ही संभाल लेगा और बिजनेस की बातें खुद ही उनके साथ कर लेगा। तो गवर्नर उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं मैं यहाँ पर तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। उसे कहता है कि हाँ एक और बात तो मैं भूल ही गया था तुम्हें बताना, असल में हमारी गोल्ड एक्सचेंज कंपनी के पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम लोग एक प्रॉपर बॉडीगार्ड को हायर कर सके, इसी वजह से मूजिन तुम्हारे साथ बॉडीगार्ड बनकर जाएगा, तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो वो कहता है क्या क्या मूजिन मेरे साथ जाएगा, और इसी के साथ उनकी गाड़ी वहां पर रुकती है और वहीं पर ओनोक और उसके साथ साथ मूजिन दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं और गवर्नर से कहते हैं कि मैजिस्ट्रेट गवर्नर आपसे मिलकर हमें बहुत ज्यादा खुशी हुई। तो गवर्नर सोच रहा था मुझे तो लगा था कि ये एक सिंपल सा मिशन होने वाला है जहां पर मैं वाइन जो है वो इंपीरियल फैमिली में पहुंचानी है, लेकिन अब जबकि मूजिन को साथ भेजा जा रहा है तो उसका मतलब यह कि मिशन डेंजरस हो सकता है। लेकिन ये कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है, मूजिन के यहाँ पर होते हुए मुझे ज्यादा डरने की जरूरत तो नहीं है। इसी के साथ ही वो सोच रहा था कि इस बंदे ने मुझे फिर से यहाँ पर बेवकूफ बना दिया, मेरा फायदा उठाया जा रहा है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि चलो फिर ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, जबकि शोई भी वहां पर आ जाती है। तो वोजन कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। तो वो कहता है कि तुमने मुझे नहीं बुलाया लेकिन मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। तो वोजन कहता है कि लेकिन तुम क्यों जाना चाहती हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर कोई फ्री लोडर बनकर नहीं रहना चाहती, कल को मुझे कोई ये ना कहे कि तुम फ्री में यहाँ पर खाना खा रही हो, मुझे काम करके यहाँ पर अपने आप को साबित करना है। तो वोजन कहता है अच्छा ठीक है तुम इनके साथ जा सकती हो। तो वो काफी खुश हो जाती है। इसके साथ ही वोजन उन लोगों से कहता है कि मैंने तुम लोगों से जो कुछ भी कहना था वो सब कुछ कह दिया, इसी वजह से अब मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे यही कहूंगा कि तुम्हारी जर्नी सेफ रहे और तुम लोग सही से जाकर इस वाइन को इंपीरियल फैमिली में ट्रांसपोर्ट कर दो और वहां पर जाकर बिजनेस डील को क्रैक कर लो। वो लोग वहां पर से जाने लगते हैं। इसी के साथ ही होयोन जी वहां पर भागती हुई पहुंच जाती है और कहती है रुको 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 जरा। तुम्हारा वोजन कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ है, जबकि मैजिस्ट्रेट उसकी तरफ देखकर सोच रहा था लगता है कि ये होयोन क्लैन की आखिरी मेंबर है। तुम्हारा वोजन कहता है कि बताओ आप यहाँ पर तुम क्या करने के लिए आई हो और क्या कहने के लिए आई हो। तो वो कहती है देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, और साथ ही वो वाइन की तरफ देख दिया, वो सोमी की वाइन को लेकर जा रहे होते। वो कहता है क्या तुम सोमी की वाइन को इंपीरियल फैमिली में लेकर जा रहे हो। तो वोजन कहता है कि हम उसी की वाइन को लेकर जा रहे। तो वो कहते हैं मेरी वाइन को भी ट्राई करो, जरा मेरी वाइन को ट्राई करो, मैं भी चाहती हूँ कि मेरी वाइन भी इंपीरियल फैमिली में बिके। तुम्हारा वोजन उसे कहता है दिखाओ जरा, और इसी के साथ ही उस वाइन को पीता है
पीने के बाद हमारा वोजन वहां पर उसे खामोश होता है और इसी के साथ ही बाकी के सभी लोग छुप कर देख रहे होते हैं कि वोजन अब यहाँ पर बताने वाला है कि ये वाइन कैसी थी, क्या ये वाइन बहुत ज्यादा अच्छी थी, क्या ये बहुत ज्यादा टेस्टी थी। हमारा वोजन उसे कहता है कि तुम्हारी वाइन काफी ज्यादा अच्छी है, क्या ये हनी लिक्वार है? तो वो कहती है कि हाँ, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हनी शामिल की है, मुझे लगता है कि हनी को शामिल करने से इसका टेस्ट पहले से बेहतर हो गया। तो वोजन उसे कहता है कि ये पहले वाली से काफी ज्यादा डिफरेंट है और सोमी की वाइन से भी काफी ज्यादा डिफरेंट है, मुझे लगता है कि ये तुम्हारी सिग्नेचर वाइन बन सकती है। तो ये बात सुनने के बाद वो ज्यादा खुश हो जाती है। तो मैजिस्ट्रेट उसे कहते हैं कि मुझे भी यहाँ पर चेक करवाओ। शोए भी कहते हैं मुझे भी चेक करवाओ। इसी के साथ ही वो लोग भी नीचे उतर आते हैं और उसको पीना शुरू कर देते हैं। जबकि हमारा वोजन वहां पर सभी को देखकर सोच रहा था कि मैंने ये हनी लिक्वार पहले भी पिया, बहुत बार पिया है। इससे 1000 साल पहले हनी लिक्वार जो थी वो इससे ज्यादा बेहतर तो नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा अकेले बैठकर पिया करता था। लेकिन आज यहाँ पर हालात काफी ज्यादा अलग हैं, आज मैं यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ पी रहा हूँ। तो वोजन उन लोगों से कहता है अच्छा ठीक है, बस करो, चलो जल्दी से अपनी कार पे बैठो और निकलो यहाँ से, तुम्हें जाकर मिशन पूरा करना है। तो वो कहते हैं यस सर, हम लोग जा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो लोग चले जाते हैं। जबकि इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में डिमोनिक कर्ल का दिखाया जाता है। डिमोनिक कर्ल के अंडरग्राउंड में एक केव होती है, उस केव के अंदर एक प्रिजन होती है जहां पर स्मार्टे और नामगोंग किंग दोनों को वहां पर कैद करके रखा गया होता है। स्मार्टे कहता है कि मैं तो यहाँ पर मरने वाला हूँ, क्यों तुम्हें क्या लगा था कि वो बास्टर्ड हमें इतनी आसानी से पकड़ लेंगे? हम लोग तो वहां पर छुपे हुए थे, लेकिन फिर भी वो हमें इतनी बुरी तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं? नामगोंग किंग उसे कहता है कि मैंने तो तुमसे कहा भी था कि वहां पर उनके सामने इस तरह की लंबी लंबी डींगे मत मारो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। स्मार्टे उसे कहता है कि मेरी वजह से नहीं हुआ, मेरा प्लान बहुत ज्यादा परफेक्ट था। हमने उन लोगों के कपड़े चुरा लिए और उनके जैसे बांधकर वहां पर अंदर चले गए, लेकिन मुझे क्या पता था कि उनको पता चल जाएगा। तो नामगोंग किंग उसे कहता है कमीने कहीं कि तुमने उनके कपड़े तो चुरा लिए, लेकिन तुम खामोश नहीं रह पाए, उनके सामने बकवास करते रहे, जिसकी वजह से उन लोगों ने हमें पकड़ लिया और पकड़कर हमें इतना बुरी तरह से टॉर्चर किया, देखो जरा हमारी बॉडी के ऊपर लाइनें पड़ी हुई हैं। नामगोंग किंग कहता है कि अब हम लोग क्या करेंगे? तो स्मार्टे कहता है कि और क्या करेंगे, हमें बस यहाँ से भागकर जाना होगा। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर से भागकर कैसे जा सकते हो? शुक्र नहीं करते कि अभी तक हम लोग जिंदा हैं, कि उन लोगों ने हमें जान से नहीं मारा। स्मार्टे उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, क्या तुम सारी जिंदगी यहीं पर रहने वाले हो? वैसे भी ये मेरी गलती नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी गलती है। तुम वहां पर उनके सामने बड़ी बड़ी छोड़ रहे थे, तुमने कहा कि तुम 100 स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक हो, लेकिन तुम वहां पर उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाए, तुम तो उनके सामने खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। जबकि नामगोंग किंग उसे कहता है कमीने कहीं कि ये तुम्हारी गलती है, ये मेरी नहीं, मुझे क्या पता था कि वो लोग यहाँ पर पैरालाइजिंग पॉइजन को यूज करने वाले हैं, उन्होंने मेरे पर पैरालाइजिंग पॉइजन को यूज किया था। पूजन उसे कहता है कि जिन 100 मास्टर्स के बारे में तुम बात कर रहे थे, जिन 100 टॉप की बात कर रहे थे, वो तो यहाँ पर पॉइजन से इफेक्टेड नहीं होते। और इसी के साथ ही वो उसे चिल्लाकर कहता है कि ये तुम्हारी गलती है, तुमने वहां पर उनके सामने क्यों कहा कि तुम साथ डोहा को जानते हो, और तुम उनके सामने ये बात नहीं करते कि तुम यहाँ पर उनके कल्ट लीडर को जानते हो, तो वो सभी लोग भागते हुए हमारी तरफ नहीं आते। जैसे तुमने वहां पर उनके सामने उनके कल्ट लीडर का नाम लिया, इसी के साथ ही उन सभी लोगों ने हमें पकड़कर मारना शुरू कर दिया। पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने हमें मारना शुरू कर दिया और दोनों वहां पर आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि मैंने तो यहाँ पर इसलिए कहा था कि वहां पर अगर उनके कल्ट लीडर का नाम लेंगे तो वो सभी लोग अपने कल्ट लीडर से बहुत ज्यादा वफादार है, तो कम से कम उसका दोस्त समझकर हमें बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे और हमें सारी इन्फॉर्मेशन खुद ही बता देंगे। मुझे क्या पता था कि कल्ट लीडर का नाम सुनने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। फिर साथ इस माते से कहता है कि तुम्हें ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगता कि जहाँ पर अपने कल्ट लीडर का नाम सुनते ही वो लोग गुस्सा हो गए, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए था कि उनका कल्ट लीडर अभी तक जिंदा है और हम लोग उसके दोस्त हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 81 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा स्मार्टे और नामगोंग किंग यहाँ से कैसे भाग पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर स्मार्टे और नामगोंग किंग दोनों को पकड़ लिया गया होता है और वो दोनों अंडरग्राउंड जेल में बंद होते हैं और दोनों वहां पर आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर साथ ही वो दोनों सोच रहे होते हैं कि जहां पर कुछ ना कुछ तो अजीब जरूर है कि कल्ट लीडर का नाम सुनते वो सभी लोग इतना गुस्सा क्यों हो गए। तो नामगोंग किंग उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से भागने के बारे में कुछ सोचना चाहिए और इसी के साथ उनके पीछे वहां पर से एक और बंदा निकल आता है और वो लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। स्मार्टे कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है, तो वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर थे तो पहले यहाँ पर आवाज करनी चाहिए थी। यहाँ पर जो बंदा उन्होंने कैद करके रखा होता है वो इस डिमोनिक कल्ट का एडवाइजर होता है, तो उसे बहुत ही बुरी हालत में वहां पर बंद करके रखा गया होता है। उनसे कहता है क्या तुम लोग कल्ट लीडर साथ डोहा को जानते हो? तो स्मार्टे उसे कहता है कि तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्या तुम कल्ट लीडर को जानते हो या नहीं? तो स्मार्टे कहता है कल्ट लीडर तुम साथ डोहा की बात कर रहे हो? हाँ हम लोग उसे जानते हैं, हम लोग एक साथ ही फिलहाल के लिए रह रहे हैं। तो वो कहता है इसका मतलब यह है कि मास्टर साथ डोहा जिंदा है? तो स्मार्टे उसे कहता है कि हाँ वो जिंदा है, वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि वो बहुत ज्यादा मजे में है और हमारे मैंदर में इस वक्त काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। तो मास्टर उसे कहते हैं कि
अच्छा ये बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि हमारे कर्ट लीडर जिंदा है। फिर साथ ही उसे कहता है कि मैं तुमसे एक और बात करने जा रहा हूँ। जबकि दूसरी तरफ से वैंग किंग जो होता है वो उस मास्टर की बॉडी के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को महसूस कर रहा था और कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर से कोई भी ब्लड लस्ट निकल नहीं रहा। यानी कि बाकी के सभी कल्टिस्ट जो थे वो अपने मास्टर का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे और मारने पर तुल गए थे। लेकिन ये वाला बंदा जो है ये अपने कल्ट लीडर का नाम सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे उसके साथ बहुत ज्यादा वफादार है। तुम्हारा वुजुन कहता है कि तुम कौन हो, तो उसे अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम डोंगफेंग गू है, मैं इस डिमोनिक कल्ट का एडवाइजर था। ये बात सुनने के बाद तुम्हारा स्मार्टे जो होता है वो अंदर से हंस रहा होता है कि इसका नाम तो बिल्कुल पाद के जैसा है। जबकि दूसरी तरफ से नैंग वैंग किंग उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ के चीफ एडवाइजर हो, मैंने तुम्हारे बारे में सुन रखा है कि कभी तुम डिमोनिक कल्ट के चीफ एडवाइजर हुआ करते थे। स्मार्टे कहता है अगर ये वाकई में यहाँ का चीफ एडवाइजर है तो फिर इसकी यह हालत किसने कर दी होगी, इसे यहाँ पर जेल में किसने बंद कर दिया होगा और ऊपर से देखो इसे कितनी बुरी तरह से पीटा गया है। तो वो आगे से खांस रहा होता है क्योंकि उसकी हालत काफी बुरी होती है। नैंग वैंग किंग कहता है मुझे ये बताओ क्या यहाँ पर किसी ने गद्दारी की है, क्या कोई गद्दी के ऊपर बैठ गया है। तो वो उसे कहता है कि ब्लैक स्टॉर्म और फिर से साथ ही वहीं पर वो गिर जाता है। तो वो उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा सामाते कहता है कि मुझे लगता है कि ये दोबारा जल्दी से उठने वाला है और जाकर वो दरवाजे के ऊपर किक मारना शुरू कर देता है और कहता है कि हमें इस दरवाजे को ओपन करना होगा, जैसे भी करके इसको ओपन करना है। नैंग वैंग किंग उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ और सिर्फ किक्स मारकर इस दरवाजे को ओपन किया जा सकता है। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुमने यहाँ पर देखा यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है, इस जेल के अंदर एक भी गार्ड नहीं है और इस बात का मतलब यह है कि ये जेल इतनी मजबूत है कि उन्हें लगता है कि कोई भी इस जेल को तोड़कर बाहर नहीं निकल सकता, इसी वजह से उन्होंने कोई गार्ड भी यहाँ पर नहीं छोड़ा। तो मास्टर डोंगफेंग उन लोगों से कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है यहाँ पर से निकलने का। इस रास्ते इस दीवार को बहुत ही स्पेशल स्टील के साथ बनाया गया है, इसकी दीवारें बहुत ज्यादा मजबूत है, तुम इनको नहीं तोड़ सकते। अगर तुम लोग यहाँ पर स्पाइरल हिवनली आर्ट को नहीं यूज करोगे तब तक तुम इसकी दीवार को नहीं तोड़ सकते, तुम्हें छत के ऊपर से बाहर निकलना होगा लेकिन हिवनली स्पाइरल आर्ट को यूज करते हुए। स्मार्टे कहता है कि तुमने क्या कहा कि हम लोग यहाँ पर उसको यूज करेंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं। जबकि इसी के साथ ही नैंग वैंग किंग वहीं पर बैठ जाता है और कहता है कि इसका मतलब यह है कि हम लोग इस जेल से कभी भी नहीं निकल पाएंगे क्योंकि हमें से कोई भी यहाँ पर हिवनली डिमोनिक स्पाइरल आर्ट को नहीं यूज कर सकता। वो जो आर्ट थी वो सिर्फ और सिर्फ कर्ट लीडर के पास है और इसके अलावा कोई भी उसे यूज नहीं कर सकता। माते उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सिर्फ और सिर्फ कर्ट लीडर उस टेक्निक को यूज करके यहाँ पर से बाहर निकल सकते हैं। तो मास्टर डोंगफेंग से कहता है कि हाँ सिर्फ और सिर्फ हमारे कर्ट लीडर इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं क्योंकि वो टेक्निक जो वो जनरेशन टू जनरेशन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की फैमिली में आगे बढ़ती आई है। इस तरह की खास डिमोनिक फैमिली की टेक्निक जो होती है वो किसी को भी नहीं दी जाती, वो किसी को भी नहीं सिखाते, जहां तक है यहाँ पर पूरे के पूरे डिमोनिक कल्ट में किसी दूसरे को वो स्पाइरल आर्ट नहीं आती। तुम्हारा स्मार्टे उसे कहता है कि लेकिन मैं उसे यूज कर सकता हूँ। तो वो दोनों ये बात सुनने के बाद बहुत ही हैरान होते हैं। स्मार्टे अपने हाथ के ऊपर वहां पर स्पाइरल बॉम्ब को एक्टिवेट करता है और कहता है कि ये देखो। वो दोनों कहते हैं कि ये कैसे हो गया, तुमने ये कैसे कर लिया। तो मास्टर डोंगफेंग उसे कहता है कि ये तुम्हारे पास कहां से आई, ये तो डेफिनेटली हमारी स्पाइरल हिवनली आर्ट है, ये तुम्हारे पास कहां से आई। तो स्मार्टे उसे कहता है क्योंकि मास्टर ने मुझे खुद सिखाई है। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है क्या मास्टर डोहाक ने तुम्हें ये टेक्निक सिखाई। तो वो कहता है हाँ मास्टर ने मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटा था, मास्टर मुझे बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं जब तक कि मैं यहाँ पर इस आर्ट को मास्टर नहीं कर लेता। वो पूरे दिन मुझे पीटते रहते हैं और रात के वक्त मैं सोता हूँ तो सुबह उठकर फिर मुझे पीटना शुरू कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही मेहनत के साथ इस आर्ट को सीखा है, अचानक से मेरे हाथ के ऊपर जो एनर्जी का गोला बन गया और मुझे लगता है कि ये वही टेक्निक है। मास्टर डोंगफेंग उसे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हमारे कल्ट लीडर ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा कि उन्होंने तुम्हारे ऊपर इतनी ज्यादा काइंडनेस दिखाई है। स्मार्टे से कहता है क्या तुम बहरे हो, मैंने तुमसे कहा कि वो दिन रात मुझे पीटते रहते थे और मुझे पीट पीट कर उन्होंने मेरा हलवा बना दिया और तुम कह रहे हो कि मेरे ऊपर काइंडनेस दिखाई है। साथ ही स्मार्टे चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, क्या ये वाकई में हिवनली डीमन सैक्रेड आर्ट्स हैं। तो वो दोनों चिल्लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ कहीं कि अगर तुम्हें पता नहीं है तो फिर तुमने इस टेक्निक को मास्टर क्यों किया, यानी कि तुम मास्टर सोहाग से वहां पर ये सारी टेक्निक सीख रहे थे लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है कि ये टेक्निक्स क्या कर सकती हैं और ये क्या टेक्निक है। तो उसके बाद हमारा स्मार्टे उनको छत तोड़ के देता है और वो लोग वहां पर से बाहर निकलते हैं। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन मास्टर डोहाक का दिखाया जाता है। कर्ट लीडर जो होते हैं वो सोमी के साथ ही लेटे होते हैं और कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्या करूँ, करने को कुछ भी नहीं है। स्मार्टे और मुजिन दोनों यहाँ पर नहीं है जिनको मैं बुली करता रहता हूँ, अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस क्यूट लड़की के साथ हूँ। फिर साथ ही उसकी चीख को खींचते हैं और कहते हैं लेकिन कम से कम ये क्यूट गोलीबल लड़की तो यहाँ पर है, चलो इसी के साथ यहाँ पर टाइम पास कर लेते हैं। तुम्हारा फूजन वहां पर आता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुम काफी ज्यादा बोर हो रहे हो। तो वो उसे कहता है कि हाँ मैं बोर हो रहा हूँ, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर मुझे भेजना चाहिए था उस वाइन को डिलीवर करने के लिए। तुम्हारा फूजन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि तुम बोर हो रहे हो लेकिन मुझे लगता है कि तुम इस बोरियत को भी यहाँ पर एंजॉय कर रहे हो। फिर साथ ही कल्ट लीडर उसे पूछते हैं मुझे ये तो बताओ कि स्मार्टे वापस कब आएगा, मैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो रहा हूँ, कम से कम मैं उसे यहाँ पर कुछ ट्रेनिंग देकर अपने आप को अपना टाइम पास ही करवा लेता था लेकिन तुमने उसे भी यहाँ पर से भिजवा दिया है। तुम्हारा फूजन उसे कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा और उम्मीद करता हूँ कि वो सेफली वन पीस में वापस आएगा। कल्ट लीडर उसे कहते हैं लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ मोबिलिटी आर्ट्स को जानता है, यानी कि उसकी स्पीड ही अच्छी है, इसके अलावा उसे फाइटिंग का कुछ भी नहीं पता, कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी के हाथों से मारा जाए। तुम्हारा फूजन उसे कहता है कि वो नहीं मारा जाएगा क्योंकि तुमने उसे
अपनी फैमिली की स्पेशल टेक्निक सिखाई है, तुमने उसे हीवली डीमन आर्ट सिखाई है, जिसकी वजह से उसके पास अब काफी कुछ है, वो अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो मास्टर डोहा खामोश हो जाते हैं और कहता है कि इसको सब कुछ कैसे पता चल जाता है। उसे कहता है कि मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा सकता, तुम्हें तो सब कुछ पता। हाँ, मैंने उसे यहाँ पर अपनी फैमिली की अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स को सिखाया है। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम उसे अपना पर्सनल डिसाइपल बनाना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम पता नहीं क्या सोच रही हो, मैं उसे अपना पर्सनल डिसाइपल क्यों बनाऊंगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ बच्चा है। तो कल्ट लीडर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे ऊपर एक बड़ा खतरा आने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने ना सिर्फ यहाँ पर गोल्डन मर्चेंट कंपनी के साथ पंगा लिया, बल्कि इसके साथ साथ हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी चू मून क्लैन के साथ पंगा लेकर। वो जो कहता है क्या तुम्हें लगता है कि चू मून क्लैन इतना खतरनाक है? तो वो कहता है कि पता नहीं वो लोग कितने खतरनाक है, लेकिन मुझे इतना पता है कि एक बार हमारा उनके साथ झगड़ा हो गया था। मैंने अपनी कल्टिस्ट के कुछ लोगों को वहां पर भेजा था, मैंने कुछ लोगों को मैसेज देकर वहां पर भेजा, तकरीबन 6-7 लोग थे, वो लोग वहां पर उनकी फैमिली में गए, वो चू मून क्लैन की फैमिली में गए उनके साथ डील करने के लिए। तुम्हारा मुझे उनसे कहता तो फिर क्या हुआ, क्या वहां पर उनकी बातचीत नहीं हो पाई? तो वो कहता है कि नहीं, उनकी बातचीत क्या होती, वो सभी में से एक भी जिंदा वापस नहीं आया, वो सभी के सभी लोग मारे गए। तो उसके बाद से मैंने उन लोगों के साथ पंगा नहीं लिया, मैंने कहा कि चू मून क्लैन को अकेला छोड़ देते हैं कि उन लोगों ने मेरे लोगों को मार दिया और उसके बाद अगर हम लोग उनके पास अटैक करेंगे तो हमारे और उनके बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। प्रभूषण उसे कहता है तो इसका मतलब यह है कि तुम उनसे बदला नहीं लेना चाहते। तो मास्टर कल्ट लीडर उसे कहता है कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैं यहाँ पर बदला नहीं लेना चाहता, मैं यहाँ पर खामोश बैठा हूँ अपने लोगों की वजह से कि मेरे और ज्यादा लोग ना मरे, लेकिन अगर जब यहाँ पर मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपने लोगों का बदला जरूर लूंगा। मेरे लोगों को उन लोगों ने मारा था और उसके बाद जैसे वो लोग मेरे हत्थे चढ़ेंगे मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे बस यहाँ पर एक अच्छा मौका मिलना चाहिए जिसमें मुझे अपने लोगों की परवाह ना करनी पड़े और सीधा मैं उनके ऊपर जाकर चार्ज करूंगा, सभी को ढूंढूंगा, एक एक करके पकड़ूंगा और सभी को जाकर मार डालूंगा, चाहे मुझे यहाँ पर इस पूरी दुनिया से चू मून क्लैन का नामो निशान क्यों ना मिटाना पड़े। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि जरा अपने ब्लड लस्ट को कंट्रोल करो, सोमी सोने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता है हाँ मैं तो भूल ही गया था, सोमी मेरे पास ही है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से स्मार्टे का दिखाया जाता है कि स्मार्टे और नैमगोंग किंग दोनों ही वहां पर से भाग चुके होते हैं, वो लोग जाकर केव के पीछे छुपे होते हैं, वहां पर उनको कल्टिस्ट ढूंढ रहे होते हैं। वो स्मार्टे और नैमगोंग किंग वहीं पर पत्थर के पीछे छुपकर उनको देख रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो, ये तो हमें ढूंढकर ही रहेंगे, पता नहीं इन लोगों को इतनी क्या फिक्र पड़ी है, सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों को ढूंढने के लिए उन्हें पूरी आर्मी लगा दी है। नैमगोंग किंग उनसे कहता है क्योंकि आज से पहले इनकी जेल में से कोई भी भागकर नहीं गया, इसी वजह से ये इनके लिए बहुत बड़ी इंसल्ट की बात होगी अगर दुनिया को इस बारे में पता चल जाता है कि इनकी जेल को तोड़कर कोई भाग गया है। अब हम लोग अपनी एपिसोड 82 का एंड करेंगे, नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा स्मार्टे और नैमगोंग किंग ये दोनों सेफली वापस पहुंच पाएंगे और जाकर वोजन को सारी इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट की एपिसोड 83 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा स्मार्टे और इसके साथ साथ नैंग वैंग किंग दोनों वहां पर से भाग चुके होते हैं, वो जेल तोड़कर भाग आते हैं, लेकिन अभी भी डिमोनिक कल्ट के लोग उनका पीछा कर रहे होते हैं। तो वो लोग एक रॉक के पीछे छुपे होते हैं। स्मार्टे कहता है कि सभी लोग हमारा पीछा इस तरह से क्यों कर रहे हैं। तो नैंग वैंग किंग उसे कहता है क्योंकि पहली बार इनकी जेल को तोड़कर कोई भागा तो ये इनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी, इसी वजह से हमें यहाँ पर पकड़ना चाहते हैं। तो हमारा स्मार्टे सोच रहा था कि सिचुएशन बहुत ज्यादा बुरी है, हम लोग यहाँ से भागकर कैसे जा सकते हैं जबकि हमारे साथ यहाँ पर एक जख्मी आदमी है, हमें यहाँ पर हिमालय माउंटेन से निकलना होगा, अगर हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे तभी तो हम लोग सेफ हो पाएंगे। और इसी के साथ दिखाता है कि इसके साथ ही एडवाइजर जो होते हैं वहां पर खांसना शुरू कर देते हैं, उनके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। तो उनसे कहता है कि मुझे यहीं पर छोड़ दो, तुम लोग चले जाओ। स्मार्टे आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि प्लीज गिव अप मत करो, हम लोग तुम्हें यहाँ पर छोड़कर कैसे जा सकते हैं, एक बार तुम हमारे मैनर में पहुंच जाओ, तुम्हारे मैनर मास्टर तुम्हारी जान बचा सकते हैं। तो उसे कहता है कि बेटा मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम वापस जाने के बाद कल्ट लीडर से मिलते हो तो उसे एक बात कहना कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में वापस कभी मत आना, उसे कहना कि यहाँ पर वापस मत आए क्योंकि उसके वापस आने की कोई वजह नहीं बची। तो वो कहता है कि ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम यहाँ पर उसे वापस क्यों नहीं आने दे रहे, वो यहाँ का मास्टर है, वो यहाँ पर वापस आकर सब कुछ संभाल सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों ने उसके सामने वफादारी को शो करवाया था। तो वो उसे कहता है कि नहीं नहीं अब सब कुछ बदल चुका है, जितने भी लोग उसके साथ वफादार थे वो सभी लोग मारे जा चुके हैं और बाकी ये सभी लोग अब गद्दार हो चुके हैं। अब बाकी के सभी लोगों ने यहाँ पर अपने लिए ब्लैक विंड डीमन को अपना नया कल्ट लीडर मान लिया है। ठीक है, साथ ही नेक्स्ट सीन में स्मार्टे को दिखाते हैं कि हमारा स्मार्टे भागता हुआ जा रहा था, नैंग वैंग किंग भी इसके साथ ही होता है, वो दोनों भागकर वहां पर से जा रहे होते हैं और वहीं पर जाते जाते उन्हें जहाँ पर रास्ते में फिर से बैकग्राउंड का सीन याद आता है जहां पर एडवाइजर उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम दोनों यहां पर से चले जाओ, मेरे लिए यहां पर तुम लोग मत रुको, मैं यहां पर उनके लिए तुम्हारे लिए टाइम बाय करूंगा, यानी उन्हें रोक कर रखूंगा और तुम लोग यहां पर से निकल जाना। हमारा स्मार्टे से पूछता है क्या वो ब्लैक विंड डीमन इतना पावरफुल है कि अकेले उसने पूरे की पूरी कल्ट के ऊपर कब्जा कर लिया। तो वो कहता है कि हाँ सच्चाई काफी ज्यादा कड़वी है लेकिन यही सच है, वो इतना पावरफुल है कि उसने यहाँ पर सभी को अपने साथ मिला लिया और सभी लोग गद्दार हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट में एक रूल है कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता
होता है सभी लोग उसी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। मार्स माथ्यू से पूछ रहा होता है कि ब्लैक विंड डीमन के बारे में बताओ कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो उसे उसके बारे में नहीं बता रहे थे, बल्कि उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर से सीधे भाग कर जाना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर से सीधे चाहते हो तो तुम लोग इस माउंटेन के पार चले जाओगे, और माउंटेन के पार चले जाने के बाद तुम कर्ल के एरिया से बाहर चले जाओगे, और उसके बाद तुम यहाँ से आगे निकल जाओगे और तुम सेफ हो जाओगे। हमारा माथ्यू से कहता है लेकिन तुम्हारा क्या? तो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा ना, मैं यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड बह चुका है, और जब वो लोग यहाँ पर से गुजरेंगे तो मैं तुम्हारे लिए टाइम बाई करूंगा और तुम्हें यहाँ पर टाइम मिल जाएगा जिससे तुम निकल पाओगे। तुम्हारा स्मार्टी आगे बढ़ता है, उसकी बात समझ जाता है और उसे कहता है मुझे पता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हें नहीं बचा सकते, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। तो वो उसे हंसते हुए कहता है कि बेटा बहुत ही शुक्रिया, और साथ ही उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे ऊपर और कल्ट लीडर के ऊपर सारी बात छोड़ता हूँ। इसी के साथ ही फिर से सीन प्रेजेंट का दिखाता है जहाँ पर स्मार्टी और नैंग वैंग किंग दोनों भाग कर जा रहे होते हैं। नैंग वैंग किंग उसे कहता है क्या तुम ठीक हो? तुमने यहाँ पर काफी सारा ब्लड खो दिया है। तुम्हारा स्मार्टी उसे कहता है कि नहीं, मैंने यहाँ पर तुमसे ज्यादा ब्लड तो नहीं खोया क्योंकि मैं भी जख्मी हूँ, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा जख्मी हो। और साथ ही वो दोनों सोच रहे होते हैं कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, क्या हम लोग यहीं पर मरने वाले हैं। तुम्हारा स्मार्टी उसे कहता है कि मैं ऐसी जगह के ऊपर बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता, अभी मुझे शादी करनी है, फिर बच्चे पैदा करने हैं, फिर मुझे ग्रैंडपा बनना है, मुझे छोटे छोटे पोते पोतियों को खिलाना है, और सोमी के साथ मुझे बूढ़ा भी होना है। किंग से कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें इंपीरियल पैलेस का दिखाया जाता है जहाँ पर एक प्रिंस को वो वाइन पेश की जाती है जो कि हमारे सोमी ने बनाई होती है। तो वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है क्या ये वाकई में होजोन क्लैन की वाइन है, स्पेशल वाइन है? तो वो उसे कहते हैं हाँ जी सर, ये बहुत ही स्पेशल वाइन है, आप इसको पीकर चेक करें। तो वो वहां पर सोच रहा होता है कि कितने अरसे से मैं यहाँ पर इस वाइन को तलाश कर रहा था, मैं तो इसके लिए बहुत सारा सोना भी लुटाने को तैयार हूँ, और ये लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सिल्वर कॉइन्स में मुझे ये वाइन दे रहे हैं। इसी के साथ ही प्रिंस जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट से कहता है कि जो तुम्हारे साथ कौन है? तो वो उसे कहते हैं कि सर यही तो बंदा है जो आपके सामने यहाँ पर वाइन पेश करने के लिए आया है। ये वाइन जो है इसने यहाँ पर अपनी शॉप के ऊपर बनवाई है, और होयुन क्लैन की लड़की जो है वो स्पेशलिस्ट के लिए ये वाइन बना रही है। इसी के साथ ही शॉपकीपर जो होता है उसे वहां पर अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ ही उसे वहां पर वाइन के बारे में बताता है। तो इसी के साथ ही प्रिंस उसे कहता है कि तुम्हारी जो वाइन है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है, तुम भी काफी ज्यादा स्पेशल है, जिसने यहाँ पर शैडोज के अंदर से दोबारा इस वाइन को जिंदा कर दिया क्योंकि ये वाइन काफी अर्सा पहले लॉस्ट हो गई थी। तो मर्चेंट उसे कहता है कि सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ पर किसी न किसी तरीके से होयुन क्लैन के आखिरी मेंबर को रिक्रूट करने में बहुत ज्यादा सफल हुआ, जिसकी वजह से अब मैंने यहाँ पर अपनी शॉप के ऊपर इसको बनाना शुरू कर दिया है। अगर आप चाहें तो मैं हर हफ्ते यहाँ पर आपके लिए वाइन का एक बैच बेच सकता हूँ। तो प्रिंस उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हमारे लिए वाइन भेजोगे, लेकिन अच्छी वाइन जो होती है वो हमेशा पैसों से खरीद कर पीनी चाहिए, फ्री में नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग तुम्हारे साथ डील करेंगे और तुम यहाँ पर हमें पैसों की वाइन दोगे। तो वो मर्चेंट कहता है ये लो, ये तो सक्सेस हुई, यानी कि यहाँ पर हमारी डील पक्की हो चुकी है। और इसी के साथ प्रिंस वहां पर इस वाइन को पीता है। जब उस वाइन को पीता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मैं तो इसके लिए यहाँ पर गोल्ड भी पे करने को तैयार हूँ, तुम लोग तो सिर्फ सिल्वर न्यांग में इसको बेच रहे हो, ये इतनी कमाल की वाइन है कि मैंने आज से पहले ऐसी वाइन नहीं पी। तो इसी के साथ ही वो लोग वहां पर उनके साथ डील कर लेते हैं। यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है चूमून क्लैन का ही दिखाया जाता है। चूमून क्लैन के मास्टर चूमून बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहता है कि तुमने क्या कहा कि हमारे असैसिन्स फेल हो गए? तो उसका हबरी उसे कहता है जी सर, हमारे असैसिन्स फेल हो गए हैं, आपने कहा था कि उन्हें किसी भी तरीके से रोका जाए, मैंने अपने कुछ लोगों को रास्ते में भेज दिया था जहां पर मजिस्ट्रेट के काफिले को रोकना था, जहां पर वो वाइन लेकर इंपीरियल फैमिली में जा रहे थे। तो वो कहता है तो फिर वो लोग रुक कैसे, वो लोग फेल कैसे हो गए? ऐसा कैसे हो सकता है? अकेला मजिस्ट्रेट और उसके कुछ गार्ड्स उसके साथ होंगे, वो लोग वहां पर हमारे असैसिन्स को कैसे रोक सकते हैं? तो वो हबरी उसे कहता है कि सर असल में वहां पर उनके साथ उनके काफिले के साथ कुछ स्पेशल बॉडीगार्ड्स थे, और जिसकी वजह से हमारे जितने भी असैसिन हमने उनको रोकने के लिए वहां पर भेजे थे वो सारे के सारे मर चुके हैं, सभी की डेड बॉडीज वहीं पर सड़क के पर पड़ी थी। और वो उसे बताता है कि वहां पर 2 लोग थे, एक तो अनऑर्थोडॉक्स एक्टर्स का मूजिन था और दूसरी साथ में म्यूरम अलायंस की शुई थी जो कि स्वर्ड एम्परर की पोती है। ये बात सुनने के बाद चूमून को भी काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो दोनों वहां पर क्या कर सकते हैं? वो मूजिन और शुई वहां पर उनके काफिले के साथ क्या कर रहे थे? दोनों ही तो फेम्ड मार्शल आर्टिस्ट हैं, इन दोनों का वहां पर उनके साथ होना बहुत ज्यादा अजीब बात है। तो उसका खबरी उसे कहता है कि सर हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन आई है उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये दोनों इस वक्त डैन फैमिली में रह रहे हैं, वो डैन फैमिली जो कि इस वक्त राइज कर रही है यूईजैंग में। मास्टर चूमून से कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि अचानक से यहाँ पर डैंग फैमिली कहां से निकल आई, डैन फैमिली तो होनी भी नहीं चाहिए थी, मैंने कभी पहले इसके बारे में क्यों नहीं सुना? उसका खबरी उसे कहता है कि सर क्या आपने यहाँ पर और इस तरह की अफवाहें नहीं सुनी? वो अफवाहें ये हैं कि कहा जाता है कि डैन फैमिली में 2 बुढ़े लोग भी रहते हैं जो कि अपने चेहरे पर मास्क पहनते हैं, एक ह्यूमनली डिमोनिक जनरल का मास्क पहनता है और दूसरा जेंटलमैन स्वॉर्ड्समैन का मास्क पहनता है, और दोनों ही वहीं पर उसी घर में रहते हैं, डैन फैमिली में रहते हैं, जिसकी वजह से वो फेमस होते जा रहे हैं। यहाँ पर कोई भी यूईजैंग में कुछ बुरा करने का कोशिश करता है तो उसी के साथ ही वो दोनों बुढ़े वहां पर अपीयर होते हैं और उनको रोकते हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा फेमस हो रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि मुझे यहाँ पर इस बात के ऊपर भी शक है कि गोल्ड एक्सचेंज मर्चेंट जो कि इस वक्त उस वाइन को बेच रहे हैं जो हमारे मुकाबले में खड़े हैं, वो लोग भी डैन फैमिली की सपोर्ट से हैं, क्योंकि डैन फैमिली उनको सपोर्ट कर रही है। मैंने उसे कितनी बार डैन फैमिली के घर की तरफ जाते हुए देखा है। मास्टर
चूमोन कहता है कि इन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई, पता नहीं कहां से उठकर आ गए और मेरे साथ यहाँ पर पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि होजोन क्लैन की उस लड़की के बारे में क्या। तो वो कहता है कि उसके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इतना पता है कि वो भी इस वक्त डैन फैमिली में ही रह रही है। तो इस बात से उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि उन कमीनों की हिम्मत कैसे हुई जहां पर हर एक चीज डैन फैमिली से क्यों रिलेटेड है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें पता है ना कि हम लोगों ने यहाँ पर जुईचैंग में मर्चेंट्स को कितना ज्यादा पैसा दिया हुआ है ताकि वो लोग शॉप्स के ऊपर से कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है या गोल्डन एक्सचेंज कंपनी को ना बेचें। उन सभी लोगों को जाकर कहो कि कोई भी उनके साथ बिजनेस नहीं करेगा, ना ही उनके पास से कोई वाइन खरीदेगा। अगर उनके पास कोई बिजनेस करने के लिए नहीं जाएगा तो गोल्डन एक्सचेंज कंपनी जल्दी बंद हो जाएगी। तो हबरी उसे कहता है कि ठीक है सर, ये तो हो जाएगा, लेकिन डैन फैमिली के खिलाफ हम लोग क्या करेंगे। तो वो उसे कहता है कि मैं चाहता हूं कि जाओ जाकर असैसिन पवेलियन वालों के पास जाकर रिक्वेस्ट दायर करो, उनसे कहो कि जितना पैसा चाहिए उतना दूंगा, लेकिन डैन फैमिली से निमटना होगा। डैन फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं सभी को मार डालो। तो उसका खबरी उसे कहता है ठीक है सर, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा। मैं अभी जाकर असैसिन पवेलियन वालों को इन्फॉर्म कर देता हूं और उनको ऑर्डर दे देता हूं कि वो लोग जाकर डैन फैमिली में सभी को मार डालें। और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 83 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि असैसिन पवेलियन वालों का आगे क्या बनने वाला है, क्योंकि वो लोग डैन फैमिली को मार तो नहीं पाएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 84 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर चूमोन जो होते हैं वो अपने खबरी से कहते हैं कि जाओ जाकर असैसिन पवेलियन वालों को एक मैसेज दे दो कि मैं चाहता हूं कि उस मैनर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाए और वहां पर जितने रहने वाले हैं सभी को मार दिया जाए। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है वो कल्ट लीडर का दिखाया जाता है, क्योंकि असैसिन वहां पर उनको मारने के लिए आते हैं तो कल्ट लीडर उन सभी लोगों को मार डालते हैं। और जब फर्स्ट एम्परर वहां पर आते हैं वो उसे कहता है कि क्या तुमने वहां पर सभी को मार डाला। तो वो कहता है कि हाँ मैंने सभी को मार डाला। फर्स्ट एम्परर से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सभी जो है ये असैसिन पवेलियन से आए होंगे। तो वो कहता है हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है। एम्परर से कहता है कि लेकिन अचानक से यहाँ पर असैसिन पवेलियन के लोग हमें निशाना क्यों बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये सब कुछ चूमोन क्लैन के लोग ही करवा रहे हैं, क्योंकि असैसिन पवेलियन के बारे में कहा जाता है कि वो सेंट्रल प्लेन में सबसे पावरफुल असैसिन का ग्रुप है, क्योंकि उनके पास जो पावरफुल असैसिन मास्टर है जिसे असैसिन एम्परर भी कहते हैं वो 4 एम्परर्स में से एक है। एम्परर कहते हैं लेकिन हमारे पास इस वक्त कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि ये सब कुछ चूमोन क्लैन के लोग ही करवा रहे हैं, इसी वजह से हम लोग चूमोन क्लैन के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तो कल्ट लीडर से कहता है कि मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर कोई भी दोबारा इस मैनर के ऊपर अटैक करने के लिए आएगा जहां पर एक छोटा बच्चा रहता है, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। वो स्वामी के बारे में बात कर रहा था और साथ ही दोनों वहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। दोनों अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं अगर कोई भी यहाँ पर अटैक करने के लिए आएगा जिस घर में छोटा बच्चा है तो हम लोग उनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है मास्टर डोंगफेंग फा का दिखाया जाता है कि मास्टर डोंगफेंग जख्मी हालत में एक पेड़ के पास बैठे होते हैं और इसी के साथ उनके अपने डिमोनिक कल्ट का एक साथी उनके सामने आकर खड़ा होता है। तो वो उसे कहते हैं देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है। तो वो उसे कहता है कि तुम भी सब में इन्वॉल्व हो ही गए। तो मास्टर डोंगफेंग उसे कहता है कि तुम सिल्वर शैडो कॉर्प्स के लीडर हो, क्या तुम्हें पता है कि सिल्वर शैडो कॉर्प्स को खुद कल्ट लीडर ने बनाया था और तुम्हें यहाँ पर खुद ही उन्होंने इस टीम का लीडर भी बनाया था, इसका कैप्टन बनाया था, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर हमारे कल्ट लीडर हो, यहाँ पर धोखा दे रहे हो। तुम उनको धोखा कैसे दे सकते हो, तुम्हें तो उनका वफादार रहना चाहिए था, तुम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम भी ये करोगे। तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोग ही सर्वाइव कर पाते हैं और अब जबकि हमारे पास नया लीडर है जो कि कल्ट लीडर से भी ज्यादा पावरफुल है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डोंगफेंग उसे कहता है कि मैं अच्छी तरह से समझता हूं तुम यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बात के ऊपर भरोसा करना चाहिए कि इस वक्त जो मास्टर है तुम्हारा यानी कि ब्लैक सैक्रेड डीमन वो हमारे कल्ट लीडर से ज्यादा पावरफुल है और तुम उसका साथ देने को तैयार होगे, लेकिन अगर यहाँ पर कल्ट लीडर वापस आ जाते हैं और उसको हरा देते हैं तो फिर उससे तुम क्या मुंह दिखाओगे। मास्टर मून उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पुराने सेक्टर मास्टर जो है वो यहाँ पर इस ब्लैक विंड डीमन का मुकाबला कर सकते हैं हमारे नए लीडर का। मैं यहाँ पर अपने नए लीडर की स्ट्रेंथ के बारे में बात भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना ज्यादा पावरफुल इंसान है। तो डोंगफेंग फा उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम हमारे लीडर को पुराना कल्ट लीडर कह रहे हो, इसका मतलब यह है कि तुमने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है कि ब्लैक डीमन जो है वो अब यहाँ पर तुम्हारा नया लीडर है। तो मून उसे कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि फॉर्मर लीडर कहाँ पर है, यानी मास्टर सोहाग कहाँ पर है। अगर तुम उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हो तो फिर हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें कम दर्दनाक मौत दूं। तो वो आगे दसना शुरू कर देते और कहता है कि नहीं मैं तुम्हें कभी भी उसके बारे में नहीं बताऊंगा। साथ ही वो एक पास की मेमोरी याद करते हैं जहां पर कल्ट लीडर जाने से पहले वो उसे रोक रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, तुम जहां पर से छोड़कर मत जाओ, क्योंकि अगर तुम जहां पर से चले जाओगे तो पूरे कल्ट को कौन संभालेगा, जहां पर तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो वो उसे कहता है कि तुम मेरे एडवाइजर और मुझे लगता है कि तुम जहां पर ये सब कुछ कर लोगे, तुम मेरे दोस्त हो और मुझे पता है कि तुम अकेले ये सब कुछ संभाल सकते हो। मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पता चला है, जुईचैंग के पास एक मैनर के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग है, मुझे वो देखने के लिए वहां पर जाना है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे पर भरोसा है। तो मास्टर डोंगफेंग फा उसकी बात सुनने के बाद
बाद खामोश हो जाते हैं और कहते हैं कि इसने मुझे पर भरोसा जाहिर किया है तो फिर मुझे यहाँ पर इसको भरोसे को तोड़ना नहीं है। और इसी के साथ ही यहाँ पर सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मास्टर डोंगफा कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो फिर मार डालो। तो वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इतनी आसानी से मारने वाले हो और तुम यहाँ पर पुराने कल्ट लीडर के साथ बहुत ज्यादा वफादार हो, तो फिर तुम्हारा मरना तो जायज है। और वो अपनी तलवार घुमाकर वहीं पर उसको मार डालता है, उसकी गर्दन काट देता है। तो जैसे वहां पर वो मास्टर डोंगफेंग को मार देता है तो सिल्वर ग्रुप के जो साथी होते हैं वो सारे सोल्जर्स कहते हैं कि हमारे कैप्टन ने जहाँ पर मास्टर डोंगफेंग को मार दिया, जो कि हमारे कल्ट के एडवाइजर थे। कि कैप्टन उन लोगों से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और सभी लोग जहाँ पर अब नए कल्ट लीडर को मानते हैं, सभी लोग जल्दी से उन दोनों को ढूंढो जो यहाँ पर जेल तोड़कर भागे हैं। लगता है कि उन दोनों को कल्ट लीडर के बारे में पता होगा, उन्हें मास्टर डोहा के बारे में पता है और इसी के साथ ही वो उन्हें ढूंढने के लिए वहां पर से निकल पड़ते हैं। जबकि मास्टर मून वहां पर सोच रहे होता है कि मेरे दोस्त तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ थे, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं और इस वक्त ब्लैक विंड डीमन जो है वो कल्ट लीडर से भी ज्यादा पावरफुल है और दुनिया में कोई भी नहीं है जो कि ब्लैक विंड डीमन को रोक सके। तो फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ वही हमारा कल्ट का लीडर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जल्दी से जल्दी उन दोनों कमीनों को ढूंढना होगा, वो दोनों जो यहाँ पर से भाग गए हैं उनके पास से कल्ट लीडर की इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि हमारा स्मार्टे जो होता है उसने दो लोगों को मार दिया होता है, जबकि नेवगंग किंग पीछे खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि ये लड़का, मुझे तो लगा था ये मुझसे कमजोर है, लेकिन रास्ते में आने वाले सभी लोगों को ये मुझसे पहले मार दे रहा है, इसका मतलब यह है कि हो सकता है ये मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो। तो हमारा स्मार्टे उसे कहता है कि तुम यहाँ पर खड़े खड़े किसका इंतजार कर रहे हो, और साथ ही वहां पर उनकी बॉडीज को चेक करता है और उनके पास से कुछ पैसे निकाल कर उसके सामने करता है और कहता है कि ये लो, इनको अपने पास रखो। नेवगंग किंग कहता है कि इसका क्या मतलब है, तुम मुझे यहाँ पर पैसे क्यों दे रहे हो। तो स्मार्टे उसे कहता है कि मुझे लगता है कि इसकी वजह से तुम यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हो, यानी कि ये तुम्हें काम आएंगे। मैं यहाँ पर से साइड के ऊपर जाने वाला हूँ, मैं उन सभी लोगों का ध्यान भटकाऊंगा, जबकि तुम यहाँ पर से दूसरी तरफ निकल जाओ, वो सभी लोग तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, तुम्हें जल्दी से जल्दी भाग कर जाना होगा। तो वो कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हें ऐसा करने भी नहीं दूंगा। स्मार्टे उसे कहता है कि बेवकूफी मत करो, मैं जल्दी से जल्दी वापस आ जाऊंगा और तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा लगी हूँ और मैं यहाँ पर मरने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। और वो वहां पर से भाग जाता है, जबकि नेवगंग किंग वहां से दूसरी तरफ जाता है। हमारा स्मार्टे वहां पर से भागता हुआ जा रहा था और कहता है कि उन डेड बॉडीज को चेक करने के बाद मुझे एक सिग्नल फ्लेयर फायर मिली है, अगर मैं इसको फायर करता हूं तो सभी लोग वहां पर से मेरे पीछे आएंगे, क्योंकि ये उन लोगों ने इसलिए रखी होगी कि अगर हमें ढूंढ लेते हैं तो वो सिग्नल फायर करेंगे। अगर मैं दूर जाकर इसे फायर करता हूं तो सभी लोग मेरी तरफ आ जाएंगे और नेवगंग किंग जो है वो मैनर मास्टर के पास जाकर इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा। लेकिन जैसे ही वहां पर भाग कर जा रहा था उसे महसूस होता है कि कोई वहां पर उसका पीछा कर रहा है और इसी के साथ ही कोई वहां पर सामने आकर पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। तो ये मास्टर मून होते हैं, तो मास्टर मून उसके सामने आकर लैंडिंग करते हैं और उसे कहते हैं मुझे यहाँ पर हवा के अंदर फ्लक्चुएशंस महसूस हुई, तो मुझे लगा कि यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर होगा, तो मैं इसीलिए यहाँ पर देखने के लिए आ गया। तो हमारा स्मार्टे कहता है कि आज कितना ज्यादा पावरफुल मास्टर हो सकता है जिसने यहाँ पर हवा के अंदर फ्लक्चुएशंस को महसूस कर लिया, कि इसने मुझे देखा नहीं है, सिर्फ हवा को महसूस करके मुझे ढूंढ लिया है। तो स्मार्टे इसी के साथ ही अपने पास से अपने ब्लेड को निकालने लगता है, तो वो उसे कहता है कि अपने ब्लेड को वापस रख लो क्योंकि तुम मुझसे फाइट नहीं कर पाओगे। तो हमारा स्मार्टे उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, और इसी के साथ उसकी बॉडी के ऊपर एक कट लग जाता है, उसे पता भी नहीं चलता और उसकी तलवार जो होती है उसकी बॉडी के ऊपर फिर भी जाती है। तुम्हारा स्मार्टे भी इस बात से काफी हैरान होता है क्योंकि उसका सामने एक टफ ओपोनेंट के साथ हुआ, एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट जो कि तलवारबाजी का भी काफी ज्यादा माहिर है। उसी के साथ ही हमारा स्मार्टे पीछे की तरफ हटता है, बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ जंप करता है ताकि उसके मजीद अटैक्स को अवॉइड कर सके। तो वो उसे कहता है कि लगता है कि अब यहाँ पर मैं यहीं पर मरने वाला हूँ, लेकिन आखिर तुम हो कौन, पहले अपने बारे में तो बताओ। तो उसी के साथ ही उसे अपने बारे में बताता है, जबकि हमारा स्मार्टे चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा था कि शुक्र है कि मैंने यहाँ पर टाइम रहते हुए उस अटैक को डॉज कर लिया, वरना तुमने तो मेरी बॉडी को काट ही दिया था। जबकि मास्टर मून वहां पर सोच रहे होता है कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरी तलवार ने उसकी बॉडी को कट लगाया था, लेकिन इसके बावजूद ये बच कैसे गया, इसकी बॉडी के ऊपर इतना गहरा कट क्यों नहीं लगा। स्मार्टे चिल्लाकर उसे कहता है कि बेकार इंसान कहीं कि तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए हो, क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे मैनर मास्टर कौन है, अगर वो यहाँ पर होते तो फिर तुम मेरे सामने यहाँ पर बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाते। इसी के साथ ही मास्टर मून उसे कहता है कि तुम यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग बातें करते हो, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ धमकियां देकर मुझसे बच जाओगे, और अगर तुम यहाँ पर मेरा नाम जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें यहाँ पर दूसरी दुनिया में जाकर कार से ही मेरा नाम पूछना होगा। और इसी के साथ वो सामने से गायब हो जाते हैं। स्मार्टे कहता है कि वो कहां पर चला गया, और वो बड़ी तेजी के साथ उसके पीछे पहुंच जाते हैं और पीछे पहुंचने के बाद अपनी तलवार घुमाकर स्मार्टे के ऊपर अटैक करते हैं। हमारा स्मार्टे जो होता है फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो वो उसे कहता है कि लड़के तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर बार बार मेरे अटैक्स को अवॉइड कर पाओगे। और फिर से उसके ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाते हैं, लेकिन स्मार्टे फिर से अटैक को अवॉइड कर लेता है। तो हमारा स्मार्टे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मेरे अटैक्स हो, यानी मेरी मूवमेंट्स को प्रिडिक्ट कर रहा है, इसे पता है कि आगे मैं कहां पर मूव करने वाला हूं, और से उसी जगह के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 84 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा स्मार्टे यहाँ पर मास्टर मून से बच पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।
तो रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 85 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा स्मार्टे जो होता है वो यहाँ पर मास्टर मून के साथ फाइट कर रहा था, बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ अटैक्स को अवॉइड ही कर रहा था क्योंकि मास्टर मून उसके ऊपर बार बार स्लैशेस लगा रही होती हैं। स्मार्टे की स्पीड काफी ज्यादा अच्छी है जिसकी वजह से वो बार बार अटैक्स को अवॉइड कर पा रहा था, लेकिन काफी सारे अटैक्स होते हैं जो कि उसकी बॉडी के साथ हिट करते हैं। तो कहता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स काफी ज्यादा ऑब्वियस है और मुझे पता है कि आगे तुम कहां पर मूव करने वाले हो, और इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि चाहे तुम यहाँ पर कितने ही फास्ट क्यों ना हो, लेकिन ये बिल्कुल बेकार है क्योंकि तुम यहाँ पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे, तुम्हारा स्टेमिना काफी ज्यादा कम है। और उसके पर अटैक करते हैं तो वो पीछे जाकर पत्थर के साथ टकराता है। तो मास्टर मून उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और कहता है कि चुपचाप उठकर खड़े हो जाओ, मेरे सवाल का जवाब दो और उसके बाद देखना मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही आसान दर्दनाक मौत दूंगा। ये बताओ कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा, हमारे डिमोनिक कल्ट पे तुम क्या करने के लिए आए थे? क्या तुम हमारे सेक्ट लीडर के बारे में जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि कल्ट लीडर इस वक्त कहाँ पर है? लेकिन हमारा स्मार्टे आगे से कोई जवाब नहीं देता। तो मास्टर मून से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर मेरे सवाल का जवाब देते हो या नहीं, क्योंकि एंड के ऊपर तो तुम यहाँ पर मरने ही वाले हो। वैसे भी तुमने यहाँ पर किसी मैनर मास्टर के बारे में बात की थी, मैं बहुत ही जल्दी उस मैनर को भी ढूंढ लूंगा और उस मैनर मास्टर को भी ढूंढ लूंगा और उसके बाद उस मैनर में रहने वाले सभी लोगों को एक एक करके तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगा। जबकि हमारा स्मार्टे उसकी बातें सुनने के बाद वहां पर सोमी को याद कर रहा था, जबकि सोमी उसे कह रही होती है कि मिस्टर स्मार्टे प्लीज जल्दी से घर वापस आ जाना। हमारा स्मार्टे जब उसको याद करता है इसी के साथ ही वहां पर हल्का सा मुस्कुरा देता है। तो मास्टर मून कहते हैं कि लगता है कि तुमने यहाँ पर गिव अप कर दिया और तुम यहाँ पर मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो, तो चलो जल्दी से मर जाओ। और वो अपनी तलवार लेकर जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए करीब पहुंचते हैं, तुम्हारा स्मार्टे अपने हाथ के ऊपर हिमालय स्पाइरल टेक्निक को रिलीज करता है और इसी के साथ ही उसकी चेस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। मास्टर मून को भी इस बात से झटका लगता है क्योंकि वो इस टेक्निक को पहचानते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारे कल्ट लीडर की डिमोनिक टेक्निक है जो कि सिर्फ और सिर्फ वही जानते हैं, तुम्हारे पास ये टेक्निक कहां से आई हो? लेकिन इसी के साथ ही देर हो चुकी है। हमारा स्मार्टे जो होता है स्पाइरल टेक्निक को उसकी बॉडी के ऊपर यूज करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है और इसी धमाके के साथ दिखाता है कि मास्टर मून मर जाते हैं। तो हमारा स्मार्टे बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पर इस कमीने को मार दिया, मैंने इसे मार दिया। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है चू मून क्लैन का दिखाया जाता है कि चू मून फैमिली के हेड जो होते हैं उन्हें आकर खबरी बताता है कि डैन फैमिली में कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने असैसिन्स को सुपारी दी थी या नहीं? तो वो कहता है सर मैंने असैसिन्स को सुपारी दी थी। तो वो कहता है तो फिर वहां पर क्या उनको हमने अच्छी रकम नहीं दी? क्या उन लोगों ने वहां पर एक्सपर्ट्स को नहीं भेजा? मैंने कहा था कि उस सारे के सारे मैनर को बर्बाद कर दो और साथ सभी लोगों को मार डालो। तो वो बंदा उसे कहता है लेकिन सर मुझे लगता है कि वहां पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग ज्यादा पावरफुल है, असैसिन के अंदर असैसिन ग्रुप के जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए, जिन लोगों को हमने वहां पर भेजा था वो सभी लोग मर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, मुझे नई इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक असैसिन ग्रुप का उसकी जो बिल्डिंग थी जहां पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। किसी ने वहां पर जाकर सभी असैसिन्स को मार दिया और साथ ही उनकी बिल्डिंग को भी तोड़ दिया। और मास्टर चू मून इस बात से काफी हैरान होते हैं। तो यहाँ पर से कुछ दिन पहले का सीन दिखाते हैं जहां पर ये सभी लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे। स्वर्ल्ड एम्परर, मास्टर डोहाक और इसके साथ साथ हमारा वोजन, वो तीनों यहाँ पर मिलकर इसकी प्लानिंग करते हैं कि यहाँ पर हिसाब से कैसे निपटा जाए, असैसिन ग्रुप को कैसे खत्म किया जाए। स्वर्ल्ड एम्परर कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो यहाँ पर चू मून क्लैन को हमारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो मास्टर कल्ट लीडर से कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो मर्चेंट्स लीक कर रहे हैं, यहाँ पर जो मर्चेंट्स हैं वो भी तो इसको लीक कर सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर उसको लीक कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर कुछ और भी हैं। यहाँ पर हाउस सेक्टर के लोग हैं जो कि इन्फॉर्मेशन गैदर करने के माहिर है, वो पैसों के बदले कुछ भी इन्फॉर्मेशन सेल करते हैं। तो कल्ट लीडर से कहते हैं लेकिन सिर्फ वही नहीं बल्कि बैगर क्लैन के लोग भी हैं, यहाँ पर कुछ भिखारी लोग हैं वो यहाँ पर अपना एक क्लैन बनाकर बैठे हुए हैं, वो लोग भी पैसों के बदले में इन्फॉर्मेशन सेल करते हैं और वो लोग तुम्हारे सेक्टर में आते हैं, यानी कि तुम्हारी म्यूरियम अलायंस में आते हैं। वो जो उनसे कहता है तो हाउस सेक्टर और बैगर सेक्टर और साथ में असैसिन पवेलियन, हमारे पास 3 टारगेट है, तो बताओ तुम में से कौन कहां पर जाने वाला है? तो कल्ट लीडर कहते हैं जितना मुझे इस बारे में पता है असैसिन पवेलियन जो है यहाँ पर चैंगसा में उनकी एक ब्रांच है। मैंने भी एक बार यहाँ पर असैसिन्स का एक ग्रुप बनाया था जिसमें से काफी सारे लोग बागी हो गए, इस असैसिन पवेलियन को आकर उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया था और मेरा उनके साथ पहले से ग्रज चल रहा है। और अगर मुझे यहाँ पर कभी मौका मिलता है तो मैं असैसिन एम्परर के साथ जाकर फाइट करना चाहूंगा और उसके सारे के सारे असैसिन्स को अपने हाथों से मारना चाहूंगा। तो अगर तुम लोग चाहो तो मैं यहाँ पर असैसिन पवेलियन को मारने के लिए जा सकता हूँ। स्वर्ल्ड एम्परर से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं बैगर सेक्टर में जाऊंगा, मैं वहां पर जाकर सभी भिखारियों को सबक सिखा कर आऊंगा। तो कल्ट लीडर से कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए क्योंकि वहां पर वो बैगर एम्परर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ऊपर से वो किसी की बात भी नहीं सुनता, वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। तो हमारे स्वर्ल्ड एम्परर से कहता है कि मैं उस बैगर एम्परर के साथ बड़े प्यार से बात करूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ। वोजन उन लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया तो अब सिर्फ और सिर्फ हाउस
सेक्टर बचा है तो फिर ठीक है, मैं हाउस सेक्टर की तरफ जाऊंगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग निकल पड़ते हैं। तो सबसे पहले वुशन को दिखाता है कि हमारा वुशन जो होता है वो एक होटल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है जहां पर हाउस सेक्टर का बेस होता है। तो वहां पर उस होटल की तरफ आगे बढ़ता है। वहां पर रास्ते में काफी सारे लोग होते हैं। वो सभी लोग उसे देखकर काफी हैरान हो रहे होते हैं कि ये चिकना कहां पर जा रहा है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वुशन सीधा चलता जा रहा होता है। जब वो मेन बिल्डिंग के बाहर पहुंचता है तो वहां पर गुंडे उसके सामने खड़े हो जाते हैं, उसका रास्ता ब्लॉक करते हैं और कहता है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते, इससे आगे जा रहे कि तुम्हारी औकात नहीं है, जहां पर तुम्हारे पास परमिशन होनी चाहिए। हमारा वुशन कहता है क्यों, इसके आगे क्या है, क्योंकि मैं इसके आगे क्यों नहीं जा सकता। जाओ जाकर अपने हाउ क्लैन के मास्टर को जल्दी से यहाँ पर बुला कर लाओ, उसे कहो कि उससे मैनर मास्टर मिलने के लिए आया है। ऐसे हमारा वुशन उनसे ये बात करता है तो वहां पर और भी बहुत सारे लोग निकल आते हैं और हमारे वुशन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तुम्हारा वुशन कहता है कि लगता है कि तुम सभी लोगों को मार खाने की बहुत ज्यादा जल्दी हो, जो सभी लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ गए हो। और इसी के साथ ही वो लोग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन हमारा वुशन बड़ी तेजी के साथ उन सभी के ऊपर एक ही अटैक करता है और सभी ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। और इसी के साथ ही वुशन बिल्डिंग में ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। फर्स्ट फ्लोर फिर सेकंड फ्लोर के ऊपर जो लोग होते हैं उनको भी हरा देता है। तीसरे फ्लोर के लोग उसे कहता है कि हम लोग सेकंड फ्लोर की तरह बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमारी पावर लेवल ज्यादा है। लेकिन साथ ही वो लोग भी ग्राउंड के ऊपर गिरे पड़े होते हैं। और इसी के साथ हमारा वुशन जो होता है फाइनली फोर्थ फ्लोर के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर बॉस रहता है। तो वुशन कहता है कि लगता है कि बॉस के अपीयर होने का टाइम आ चुका है। तो वहां पर सामने जो डोर होता है वो उस दरवाजे को ओपन करता है। जैसे ही अंदर जाता है तो उसके ऊपर शूरिकेन्स के साथ अटैक होता है। हमारा वुशन सभी शूरिकेन्स के अटैक्स को अवॉइड कर लेता है और सामने देखता है तो उसके सामने वहां पर बॉस होता है। हालांकि बॉस काफी ज्यादा फट्टू होता है। हमारा वुशन आगे बढ़ता है और उसे कहता है क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी है, मुझे बताओ कि हाउस सेक्टर का लीडर इस वक्त कहां पर मिलेगा। बंदा जो होता है अपने हाउस सेक्टर के लीडर की इन्फॉर्मेशन दे देता है, उसे बता देता है कि वो इस वक्त हैंगशान में है। और इसी के साथ हमारा वुशन उस जगह के ऊपर पहुंच जाता है जहां पर हाउस सेक्टर का लीडर बैठा होता है। वो बड़ी आराम से बैठा होता है। हमारा वुशन उसके पीछे पहुंच जाता है तो वो उसे कहता है कि तुम कौन हो जो यहाँ पर चुपचाप चले आए। तुम्हारा वुशन उसे कहता है क्या तुम हाउस सेक्टर के लीडर गु मु काक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। और इसी के साथ हमारा वुशन उसे पीछे से किक दे मारता है। जब वो उसे किक मारता है तो वो सीधा जाकर दीवार के साथ पटकता है। तुम्हारा वुशन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बेचने का धंधा बंद करने का वक्त आ चुका है। जबकि हाउस सेक्टर का लीडर मार खाने के बाद कहता है कि यहाँ पर हुआ क्या, मैं एनर्जी को भी गैदर नहीं कर पाया और इस बंदे ने सिर्फ एक किक मारकर मेरे मुंह से ब्लड निकाल दिया। तो वो कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तुम्हारा वुशन उसे कहता है कि मैं हुनान की डैन फैमिली से। और फिर से उसे एक पंच मारता है। वो उसे बुरी तरह से पीटता है और पीटने के बाद उसे कहता है अब बताओ कि तुम जिंदा रहना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ सर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, बताओ मुझे क्या करना होगा। तो वुशन कहता है कि आज के बाद से किसी को भी यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन मत देना, हमारी डैन फैमिली के बारे में किसी को भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलनी चाहिए, क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो। तो वो कहता है जी सर मैं समझ गया, मैं किसी को भी आपकी इन्फॉर्मेशन नहीं बेचूंगा। तुम्हारा वुशन उसे कहता है कि यहाँ पर दूसरा सवाल मेरा ये है क्या मुझे तुमसे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए एक बंदा जिसका नाम मैन हुरियोंग है और साथ ही एक बंदा जिसके रेड कलर के बाल है, मुझे उन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सेक्टर लीडर से कहता है कि सर मुझे रेड कलर के बालों वाले बंदे के बारे में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैन हुरियोंग के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगी है। तुम्हारा वुशन उसे कहता है क्या उसकी कीमत तुम्हारी जान से भी ज्यादा है। तुझे पास सुनने के बाद वो कहता है नहीं सर वो तो बिल्कुल फ्री है, आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 85 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या स्वर्ड एम्परर और कल्ट लीडर दोनों अपनी अपनी साइड को भी क्लियर कर पाएंगे या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे आप सब लोग रुथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 86 के साथ हाजिर हूं। इस एपिसोड की शुरुआत में स्वर्ड एम्परर का सीन दिखाता है कि स्वर्ड एम्परर जो होते हैं वो बैगर एम्परर के साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं और उन्होंने वहां पर बहुत सारे बैगर्स को पीट दिया होता है। बैगर एम्परर उसके सामने तलवार लेकर खड़ा होता है तो वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर आकर हम सभी के साथ ये करने की। तुम्हारे स्वर्ड एम्परर से वहां पर बताते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरे सामने तलवार नहीं उठानी चाहिए थी। और साथ ही वो आगे बढ़ते हैं बड़ी तेजी के साथ जाकर उसको गले से पकड़ लेते हैं और उसे गले से पकड़ने के बाद उसे कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही तुमसे ये कहूंगा कि चाहे कोई भी यहाँ पर तुम्हें कितने ही पैसे क्यों ना दे, लेकिन यहाँ पर यूई जैंग की डैन फैमिली के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन मत बेचना। अगर मेरी जगह के ऊपर यहाँ पर कोई और आया होता तो तुम सभी लोग अभी तक मर चुके होते। तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में बहुत ज्यादा लकी फील करना चाहिए। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दिखाया जाता है कर्ट लीडर का। कर्ट लीडर के सामने एक बंदा खड़ा होता है, वो उसके ऊपर अपनी तलवार घुमाकर उसको मार डालते हैं। इसी के साथ ही वहां पर बहुत सारे दूसरे असैसिन्स भी निकल आते हैं जो कि अपनी तलवारें लेकर उसको घेर लेते हैं। तो कर्ट लीडर कहता है कि मैं यहाँ पर तुम सभी को तो मारने के लिए आया, तो तुम सभी लोग खुद ही मरने के लिए चले आए हो। और इसी के साथ ही वहां पर वो लोग उसे कहता है कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर असैसिन पवेलियन में अकेले आने की, क्या तुम्हें पता नहीं है कि पूरे सेंट्रल प्लेन में हमारी असैसिन पवेलियन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन्स की बेस है। तो लीडर उसे कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो, तो फिर यहाँ पर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि सेंट्रल प्लेन में तुम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल हो या फिर नहीं। और इसी के साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाना स्टार्ट करते हैं और वहां पर सभी को मार डालते हैं। तो नेक्स्ट सीन फिर से जो होता है प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहां पर चूमोन क्लैन लीडर को ये सारी बात बताई जा रही होती है। तो वो इस बात से
बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है कि ये तीनों की तीनों बेसिस जो है बर्बाद हो चुकी हैं। तो उसका हबरी उसे कहता है कि सर हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं। चैंगसा में जो इन था उसके अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मर चुके हैं, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, सभी असैसिन पवेलियन के लोग मर चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि अब यहाँ पर बैगर सेक्टर के लोगों ने और हाउस सेक्टर के लोगों ने डैन फैमिली के खिलाफ जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी देने से मना कर दिया, चाहे उन्हें कितने पैसे क्यों ना दे ले, वो इन्फॉर्मेशन देने से मना कर रहे हैं। ये बात सुनने के बाद चूमून क्लैन लीडर और भी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ये दोनों ही सेक्टर, हाउस सेक्टर और बैगर सेक्टर, इन दोनों को यहाँ पर अगर पैसे दिए जाएं तो हर किस्म की इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके पैसे देकर एम्पर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवानी हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन जरूर देंगे। तो चूमून क्लैन लीडर से कहता है कि मुझे लगता है कि इन लोगों का एटीट्यूड काफी ज्यादा अजीब है, मुझे लगता है कि ये सारे के सारे गोल्ड एक्सचेंज कंपनी के साथ रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जाओ, जाकर वहां पर जो हमारे मर्चेंट गिल्ड है उन सभी से कहो कि जाकर उनके साथ राब्ता करें और किसी तरह से उनकी गोल्ड एक्सचेंज कंपनी को खरीदने की कोशिश करें। और वो वहां पर से चला जाता है, उसका खबरी चला जाता है। तो उसी के साथ ही वहां पर एक और बंदा होता है, वो उसे कहता है कि तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। तो वो बंदा उसे कहता है क्या तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर और है ही कौन, मैं तुम्ही से पूछूंगा ना। तो वो उसे कहता है कि मैं इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचता, मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। मास्टर चूमून उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन में तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हमने तुम्हें कितना ज्यादा पैसा दिया है, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है मैं तुम्हें पैसा देता हूँ। तो मास्टर उसे कहता है कि जो मैं कर सकता हूँ वो मैं पहले ही कर रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पर मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मास्टर चूमून उसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी मदद से यहाँ पर हमारा काम चल जाएगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें गोल्ड एक्सचेंज मर्चेंट का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका एक पुराना मर्चेंट दोस्त उसे मिलने के लिए आता है। तो उसे कहता है कि लीडर मार्क आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि काफी दिनों के बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हमारा शॉपकीपर उसे कहता है काफी दिनों के बाद नहीं बल्कि 10 साल के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, 10 साल के बाद आप यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हैं। और वो उसे बिठाता है और उसे वाइन पिलाता है। तो उसे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पर तुम्ही से मिलने के लिए आया था। इसी के साथ ही उसे कहता है कि हाँ 10 साल गुजर चुके हैं, क्या तुम्हें याद है 10 साल पहले तुम मेरे पास आए थे जब तुम्हें काम की तलाश थी, तुम्हें एक छोटी सी शॉप ओपन करनी थी और तुम मेरे पास आए थे कुछ पैसे उधार लेने के लिए। और उस वक्त मुझे तुम्हारे पर बहुत ज्यादा तरस आया, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तरस आया, तुम्हें अपनी बीवी बच्चे को पालना था, तो मैंने तुम्हें काफी सारे पैसे दिए जिसके साथ तुमने एक छोटी सी शॉप ओपन कर ली। लेकिन अब जरा देखो तो तुम्हारी चाल डाल बदल गई है, तुमने यहाँ पर अब एक नई कंपनी खोली है गोल्डन मर्चेंट के नाम से। और देखो तो जरा तुम यहाँ पर सबसे स्पेशल वाइन बेच रहे हो, वो वाइन जो कि यहाँ पर किसी और शॉपकीपर मिलती भी नहीं है, वो वाइन जो कि बंद हो चुकी है। हमारा शॉपकीपर उसे कहता है कि सर चाहे मैं कितना ही यहाँ पर शॉप को बड़ा कर लूं, मैं आपके साथ कंपेयर तो नहीं कर सकता क्योंकि आप तो यहाँ पर महान है, आप तो यहाँ पर बाकी के सभी मर्चेंट्स के लीडर हैं। तो वो उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ तक मेरे लेवल तक पहुंचने वाले हो, तुम यहाँ पर हुइयोन क्लैन की लिक्वार को बेच रहे हो यानी उनकी वाइन को बेच रहे हो। तो वो कहता है कि सर मुझे यहाँ पर अच्छी डील मिल गई जिसकी वजह से मैं उनकी वाइन को बेच पा रहा हूँ। तो इसी के साथ ही लीडर मार्क उसे कहता है कि मैं यहाँ पर मेरे साथ एक डील करने के लिए आया हूँ और डील बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि तुमने मेरा काफी ज्यादा उधार देना है, तुमने मुझसे पैसे उधार लिए थे और उसी की वजह से अब मैं यहाँ पर तुमसे बात करने के लिए आया हूँ। तुम्हारा स्टोर काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, मुझे अपना स्टोर बेच दो, यहाँ पर तुम्हारे पास जितनी भी लिक्वार बची है हुइयोन क्लैन की वो सारी की सारी मुझे दे दो, यानी कि उसके राइट्स मुझे दे दो। ये बात सुनने के बाद हमारा शॉपकीपर जो होता है वो काफी हैरान होता है और कहता है कि आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो उसके सामने पैसे रखता है और उसे कहता है कि ये लो, ये पूरे 50 गोल्ड कॉइन्स हैं, 50 गोल्ड कॉइन्स यहाँ पर इस पूरी की पूरी शॉप के, ये पूरी की पूरी शॉप के जितने भी कॉपीराइट्स है वो सारे के सारे मुझे दे दो और यहाँ पर तुम अपने कर्जे से भी आजाद हो जाओगे। तो शॉपकीपर वहां पर थोड़ी देर सोचने के बाद से कहता है लेकिन सर मुझे फैसला मेरा नहीं हो सकता क्योंकि ये शॉप मेरी नहीं है, मैं तो किसी की शॉप में काम करता हूँ। ये बात सुनने के बाद लीडर मार्क उसे कहता है क्या बकवास कर रहे हो, शॉप के बाहर तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है कि इस शॉप का मालिक तुम हो, तो इस तरह का मजाक तो बिल्कुल भी मत करो कि जिससे तुम्हारा लाइफ स्पैन कम हो जाए। तो ये बात सुनने के बाद शॉपकीपर उसे कहता है कि सर आप यहाँ पर अचानक से इस तरह गुस्से से बात क्यों कर रहे हो और धमकी देने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, मैं अपने लाइफ स्पैन के बारे में खुद सोच सकता हूँ, लेकिन आप यहाँ पर जिन लोगों के साथ पंगा लेने की कोशिश कर रहे हैं मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अपने लाइफ स्पैन के बारे में सोचना चाहिए। ये बात सुनने के बाद लीडर मार्क काफी हैरान होता है और इसी के साथ हमारा वोजन वहां पर पहुंच आता है। वोजन कहता है कि देखो तो जरा लगता है कि यहाँ पर कोई गेस्ट आया है। के साथ ही शॉपकीपर उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर देखिए यहाँ पर कौन आया है, यहाँ पर लीडर मार्क आए हैं जो कि हुनान में सभी मर्चेंट्स के लीडर हैं। वोजन कहता है कि अच्छा ये बात है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर किस डील की बात हो रही थी, तुम लोग यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे थे। तो इसी के साथ ही शॉपकीपर लीडर मार्क को बताता है कि यही है इस दुकान के मालिक, इस शॉप के मालिक यही हैं। वोजन को बताता है कि वो आपकी शॉप को खरीदना चाहते हैं, वो इसके सारे कॉपीराइट्स को लेना चाहते हैं। तुम्हारा वोजन कहता है कि अच्छा तो मुझे बताओ कि क्या डील ऑफर की जा रही है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर पूरे 50 गोल्ड नियांग्स दिए जा रहे हैं। तुम्हारा वोजन बात सुनने के बाद मुस्कुराता है और उसे कहता है मुझे लगता है कि यहाँ पर मैं तुम्हारे सामने कोई ऑफर रखता हूँ। तो ये बात सुनने के बाद लीडर मार्क उसे कहता है कि बिजनेस इसी तरह चलता है, एक तरफ से मैं यहाँ पर ऑफर रखूंगा, दूसरी तरफ से तुम निगोशिएट करोगे, बहस करने के बाद ही फाइनल डिसीजन होगा। तुम्हारा वोजन उसके सामने एक सिक्का फेंकता है जो कि सिल्वर कॉइन होता है। तो वो उस बात से काफी हैरान होता है। हमारा वोजन उसे कहता है कि ये एक सिल्वर नियांग तुम्हारी लाइफ की कीमत है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो सिल्वर कॉइन को लो, जहां से दफा हो जाओ और दोबारा कभी मेरी शॉप में अपनी शक्ल मत दिखाना।
दिखाना। इस बात से लीडर मार्क गुस्से के साथ से कहता है कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। इसी के साथ ही वो अपने गार्ड्स को इशारा करता है तो उसके गार्ड्स वहां पर से निकल आते हैं। काफी सारे गार्ड्स होते हैं जो कि हमारे वूजन को चारों तरफ से घेर लेते हैं, उनके पास उनकी तलवारें भी होती हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है कि ये मुझे रोक पाएंगे, और शायद वहीं पर वो अपनी पावर्स को रिलीज करता है जिसकी वजह से उन सभी लोगों की तलवारें जो होती हैं वो कट जाती हैं, सभी की तलवारें कट जाती हैं। और इस बात से लीडर मार्क भी काफी हैरान होता है और उसके गार्ड्स भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर पहली और आखिरी बार तुम्हें कह रहा हूँ कि दोबारा यहाँ पर कभी अपनी शक्ल मत दिखाना, एक सिल्वर नियांग को लो, यहाँ से दफा हो जाओ। तो लीडर मार्क उसे कहता है कि मैं अपनी इस बेइज्जती को कभी नहीं भूलूंगा, और इसी के साथ वो अपने साथियों को लेकर वहां पर से निकल जाता है। तो वो अपने साथियों के साथ वापस जा रहा था। रास्ते में जाते हुए वो सोच रहा होता है कि अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। लगता है कि ये डैन फैमिली के लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं, उनके पास काफी पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कि गोल्डन एक्सचेंज मर्चेंट को यहाँ पर सपोर्ट दे रहे हैं। लीडर मार्क उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ पर चू मून क्लैन की तरफ से एक लेटर मिला था कि हमें यहाँ पर गोल्डन एक्सचेंज कंपनी को खत्म करना है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ पर डैन फैमिली के खिलाफ जाकर चेक करना होगा, कुछ भी हो जाए हमें चेक करना ही होगा। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर चू मून क्लैन के लोग हमारे पास से कितनी बिक्री करते हैं, उनकी वजह से हमारे स्टोर्स चलते हैं, अगर हम लोगों ने उनका काम नहीं किया तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त गोल्डन एक्सचेंज मर्चेंट जो है वो वाली वाइन बेच रहे हैं जो वाइन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है। अगर उनकी वाइन लोगों को ज्यादा पसंद आ जाती है और उनकी वाइन बिकना शुरू हो जाती है तो चू मून क्लैन की वाइन जो है वो फ्लॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान होगा। अगर उन्हें नुकसान होगा तो फिर हमें यहाँ पर नुकसान होगा। इसके साथ ही नेक्स्ट सीन में दोनों बुड्ढों का दिखाया जाता है कि वो लोग यहाँ पर डोंगटेंग लेक के किनारे बैठे मछली पकड़ रहे होते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि लगता है कि यहाँ पर इसमें भी काफी ज्यादा मजा है कि हम लोग यहाँ पर फालतू टाइम में बैठकर मछली पकड़ रहे हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि उन दोनों ने अभी तक एक भी मछली नहीं पकड़ी होती, जबकि सोमी वहां पर लगातार मछलियां पकड़ती जा रही होती है। तो सोमी ने वहां पर अपनी पूरी बास्केट भर ली होती है। तो वो दोनों कहते हैं कि यहाँ पर हम दोनों तो सिर्फ और सिर्फ बैठकर अपनी खूंटी लटकाकर बैठे हुए हैं, जबकि सिर्फ और सिर्फ सोमी यहाँ पर मछलियां पकड़ रही है। और इसी के साथ ही गोल्डन मर्चेंट का शॉपकीपर वहां पर भागता हुआ आता है और कहता है कि मुश्किल हो गई, मुश्किल हो गई। तो वो कहते हैं क्या हुआ। तो शॉपकीपर उनसे कहता है कि सर हमारी स्टोरेज के अंदर चोरी हो गई है, वहां पर जितना माल रखा हुआ था वो सारे का सारा चोरी हो गया, सारे पैसे भी जाते रहे और इसके साथ साथ सारी की सारी वाइन भी चोरी हो गई है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 86 का एंड हो जाता है। ये हमारी इस वीक की लास्ट एपिसोड थी। अगर नया चैप्टर आ जाता है तो फिर इसी के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा, अगर नहीं आता तो फिर नए चैप्टर को जिस दिन ब्लीडिंग फेट वाली एपिसोड को एक्सप्लेन किया जाता है उसी दिन इसको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वूजन की जो शॉप होती है गोल्डन एक्सचेंज मर्चेंट उसके अंदर चोरी हो जाती है, सारे का सारा माल चोरी हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैजिस्ट्रेट को दिखाते हैं, यानी गवर्नर को दिखाते हैं कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते। वो लोग इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिल पाया और इतना सारा सामान जो था वो एक ही रात में कैसे गायब हो गया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जो शॉपकीपर होता है वो वूजन के सामने सर झुकाता है, कहता है सर प्लीज मेरा सर कलम कर दे, मैं यहाँ पर एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सका और पूरी की पूरी दुकान लुट गई और मैं यहाँ पर इसको बचा भी नहीं पाया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जल्दी से अपना सर उठाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं सर इसमें मेरी गलती। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से मास्टर कल्ट लीडर और साथ में ग्रैंडफादर दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। तो वूजन उसे कहता है जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, इंसानों से ही गलतियां होती हैं और हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। तुम्हें पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा गलतियां की थी, इतनी गलतियां करने के बाद आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया जो तुम्हारे सामने हूं। फिर साथ ही उसे कहता है कि लेकिन हम लोग इस बात को जस्ट ओवरलुक तो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर इसकी तह तक जाना होगा। शॉपकीपर उसे कहता है तो फिर सर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो वूजन कहता है कि जल्दी से मूजिन और साथ में शुई को मेरे पास लेकर आओ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि शुई जो होती है मूजिन के हमारे वूजन के पीछे पीछे चल रही होती है और वूजन उसके आगे आगे चल रहा होता है। शुई सोच रही होती है कि यहाँ पर इसने मुझे बुलाया क्यों, जब इसने मुझे कोई बताने ही नहीं, कोई बात नहीं बतानी। जब इसने मुझे बुलाया इसके साथ ही मुझे कहा कि मेरे पीछे आ जाओ। तो वो उसे कहती है बताओ तो सही तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो, आखिर क्या काम है, तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन वूजन जो होता है उसे पहले तो कोई जवाब नहीं देता। फिर साथ ही उसे कहता है हम लोग इस वक्त उस चोरी किए हुए माल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पता तो चल ही गया होगा गोल्डन एक्सचेंज मर्चेंट के अंदर सारे का सारा सामान लुट गया है और मैं जाकर उसको ढूंढने वाला हूँ। शुई कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सारे का सारा सामान चोरी हो गया। तो वो कहता है हाँ सारे का सारा सामान चोरी हो गया, इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी अपने सामान को वापस ढूंढना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो सामने एक बिल्डिंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो कहता है कि हम लोग यहीं पर उसको ढूंढने वाले हैं, अपने सामान को भी साथ ही उन चोरों को भी जिन लोगों ने हमारे सामान को चोरी किया है। तो शुई उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर उनको कैसे ढूंढने वाले हो, क्योंकि जहाँ पर इन गलियों में तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्या तुम्हें लगता है किसी गली के चोर ने ये सब कुछ किया होगा। वूजन कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी गली के चोर ने ये सब कुछ किया है, किसी बहुत ही पावरफुल चीज किसी बंदे ने जिसकी पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस है उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। एक रात में पूरे के पूरे सामान को गायब करना और फिर साथ ही वहां पर कोई निशान भी ना छोड़ना, ये किसी प्रोफेशनल का काम है।
है। तो श्वेता उसे कहती है लेकिन तुम इस वक्त जिस बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो गए हो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलिंग का अड्डा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस कासिनो के अंदर से हमें वो चोर मिलने वाले हैं जिन लोगों ने तुम्हारे माल को चोरी किया है? तो वो कहता है नहीं, मुझे वो नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। और इसी के साथ ही वो लोग उस कासिनो के अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग कासिनो के अंदर आते हैं, शुई कहती है यहाँ पर तो बहुत ही गंदी बदबू है, लगता है कि यहाँ पर सभी ठरकी लोग आकर शराब पी रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि बदबू के ऊपर ध्यान मत दो। और साइड के ऊपर से एक बंदा निकलता है और कहता है सर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, हमारे मास्टर आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज मेरे पीछे आ जाओ। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर हाउ फैक्शन का लीडर जो होता है हमारे वूजन के सामने बैठा होता है और उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि शुई यहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि वो हाउ फैक्शन के मास्टर को नहीं पहचानती। वो कहती है कि यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है और ये बंदा कौन है। और इसी के साथ ही हाउ फैक्शन का मास्टर उसे कहता है कि सर जैसे आपने मुझे लेटर दिया, इसी के साथ इस पूरे एरिया में, पूरे हुनान सिटी में मेरे जितने भी आदमी थे मैंने सभी को काम पर लगा दिया और सभी के पास इन्फॉर्मेशन निकलवानी स्टार्ट की, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। प्लीज माफ करिएगा, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सुराग भी नहीं ढूंढ पाए, लगता है किसी बहुत ही प्रोफेशनल बंदे ने ये काम किया है। तो वो उनसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि हाउ फैक्शन का मास्टर भी यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा। और शुई इस बात से काफी हैरान होती है, जबकि हाउ फैक्टर का मास्टर से कहता है कि सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा हाईली समझा कि हाउ फैक्शन के लोग किसी भी पास किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन अफसोस कि ये मसला जो है ये बहुत ज्यादा खास है और यहाँ पर हमें बहुत ही कम टाइम दिया गया है। अगर आप हमें और ज्यादा टाइम देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि आपने यहाँ पर हुनैन के मर्चेंट गिल्ड के बारे में बताया था कि मर्चेंट के लीडर जो थे वो आपके पास आए थे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी है। तो हमारा वूजन उसे कहता है तो उसके बारे में क्या? तो वो उसे कहता है सर यहाँ की जो हुनैन की मर्चेंट गिल्ड की जो ब्रांच है उन लोगों के पास पता नहीं कहां से काफी सारा माल आ गया और वो लोग यहाँ पर एक जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर जाकर अपने माल को सेल कर सके। मुझे लगता है कि वो किसी दूसरे सिटी में जाकर अपने माल की सेल लगाने वाले हैं जहां पर वो सारे का सारा माल बेच देंगे। लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उनके पास है क्या। वूजन कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है? तो वो कहता है नहीं सर, इसके अलावा मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मेरे पास कोई सबूत है। तो वूजन कहता है कोई बात नहीं और साथ ही अपने पास से पैसों की थैली उसकी तरफ फेंकता है और उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसी के साथ ही वूजन उसे कहता है कि अगली इन्फॉर्मेशन मुझे तुमसे ये चाहिए कि जैसे वो मर्चेंट गिल्ड जो है अपना माल बेचने के लिए निकलेंगे मुझे उनके रूट के बारे में बताना कि वो कौन से रास्ते से जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा वूजन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जबकि वो उसे कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। तो वूजन जो होता है वो वहां से बाहर की तरफ चलता है। शुई उसे कहती है आज ये बंदा कौन था और यहाँ पर तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा था? तुम्हारा वूजन इसी के साथ उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और साथ ही वो उसका हाथ पकड़ता है तेजी के साथ भागते हुए वहां पर गैम्बलिंग कासिनो से बाहर निकल आता है और कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। जबकि शुई वहां पर शर्मा रही होती है क्योंकि पहली बार किसी मर्द ने उसका हाथ पकड़ा है। और दूसरी तरफ हाउ फैक्शन का मास्टर जो होता है वो अपनी उस थैली को खोलता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर काफी सारे सिल्वर कॉइन्स होंगे क्योंकि उसने यहाँ पर मुझे पैसों की एक भरी हुई थैली दी है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर जंग लगे हुए कुछ सिल्वर कॉइन्स होते हैं। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ चिल्लर्स है और मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे काफी फायदा होने वाला है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है। घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शुई जो होती है वापस आने के बाद अपने हाथ की तरफ देख रही होती है और काफी हैरान हो रही होती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। तो वो इस बात से काफी हैरान होती है और अनकंफर्टेबल होती है, जबकि वो हमारे वूजन की तरफ देखती है और कहती है इसको तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो वूजन वहां पर मूजिन से पूछ रहा होता है बताओ कि तुम चूमोन क्लैन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो? तो मूजिन उसे कहता है कि सर चूमोन क्लैन जो है वो बिल्कुल शांत है, उनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं? उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक बात है कि जिस दिन यहाँ पर हमारा माल चोरी हुआ उससे 2 दिन पहले जहाँ पर हमारी हुनान की ब्रांच का जो गिल्ड लीडर था यानी कि जो यहाँ की एक्सचेंज कंपनी का गिल्ड लीडर था वो वहां पर जाकर चूमोन क्लैन लीडर से मिलने के लिए गया था। सुनने के बाद वूजन उसे कहता है कि हाँ वो ट्रेडर तो हमारे शॉपकीपर से मिलने के लिए आया था और मैंने उसे वहां पर से भगाया था। मतलब यह कि वो चूमोन क्लैन के साथ कोई डील करके आया था, इसी वजह से उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। लेकिन चूमोन क्लैन के लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उनको काफी सारा पैसा दिया गया होगा। चूमोन क्लैन के लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा यूज किया है। तो मूजिन कहता है हाँ सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हुनैन की मर्चेंट गिल्ड का जो लीडर है उसको यहाँ पर बहुत सारा पैसा दिया गया है ये काम करने के लिए, जहाँ पर से हमारा माल चोरी करने के लिए, वरना कोई ऐसा काम क्यों करेगा जबकि चूमोन क्लैन के लोग खुद इस सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। साथ ही मूजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक और बात सुनी है, मैंने सुना है कि हुनैन मर्चेंट्स गिल्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाने वाले हैं और उनके पास बहुत सारा सामान है जो वो बेचने के लिए जा रहे हैं। तो मूजिन कहता है क्या वाकई में बिजनेस ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं? वो कहता है हाँ सर, जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उन लोगों ने अपने सारे का सारा सामान पैक कर लिया है, उनके पास बहुत सारा सामान है। कहे तो ये रहे हैं कि उन लोगों ने काफी सालों से ये तैयारी की हुई थी कि वो अपना सामान पैक इकट्ठा कर रहे थे और आज जब उनका सामान पूरा हो गया है तो वो निकलने वाले हैं अपने सामान को बेचने के लिए। तुम्हारा पूछना आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। अब जबकि उन लोगों ने यहाँ पर पहले हमारे पास से माल चोरी किया है तो फिर हम भी यहाँ पर सेम करने वाले हैं, हम उनके पास से उनका सामान चोरी करेंगे। जैसे वो लोग अपना
अपना सामान सेल करने के लिए बाहर निकलेंगे उसी वक्त हम लोग उनका सारा सामान चोरी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 87 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रुथलेस डीमन ऑफ द पास्ट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब इन लोगों की शॉप से माल चोरी हो जाता है तो हमारा वोजन कहता है कि हम लोग भी उनका माल चोरी करेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कैरवान को दिखाते हैं कि ये लोग मास्क पहनकर उस कैरवान के पास पहुंच जाते हैं। जंगल में ये लोग जाकर माल को लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वोजन अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुका होता है। तो मिस शुइयो से कहती है तुम्हें लगता है कि सिर्फ हम 3 लोग मिलकर यहाँ पर इनके पूरे कैरवान को लूट पाएंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम यहाँ पर इनको नहीं लूट सकते, हम 3 लोग काफी हैं। तो इसी के साथ ही शुइयो से कहती है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कितने सारे लोगों को लूटना आसान होगा। ये सभी लोग यहाँ पर हुनान मर्चेंट्स हैं और हुनान मर्चेंट्स की तादाद तो काफी ज्यादा है। और अगर तुम्हें लगता है कि इनको लूटना आसान है तो फिर हम लोग यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो ना अभी यहाँ पर चलते और जाकर उनको लूट लेते हैं। तुम्हारा वोजन उसे कहता है नहीं पहले यहाँ पर रुक जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो शुइयो से कहते हैं कि अचानक से तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, पहले तो तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर इनको लूटने के लिए आए हैं। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ अनइनवाइटेड विजिटर्स हैं और उन सभी को पहले देख लेने दो। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कैरवान का दिखाया जाता है। कैरवान के ऊपर जो एक कैप्टन होता है उसका साथ सोल्जर उसे कहता है कि सर क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सेफ है, क्या हम लोग सेफली अपने कैरवान के सभी माल को जगह के ऊपर पहुंचा पाएंगे जहां पर हमें हैंडओवर करना है। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें डर किस बात का है, यहाँ पर कौन से बैंडर्स होंगे जो कि हुनान ब्रांच के गोल्डन मर्चेंट्स के साथ पंगा लेना चाहेंगे। कोई भी यहाँ पर हमारे माल को लूटने की कोशिश नहीं कर सकता, किसी को भी यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे पंगा ले सके। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई इतना पागल होगा जो हमसे पंगा लेगा। तो उसका साथी उसे कहता है कि कैप्टन मुझे लगता है कि यहाँ पर जैंग बेगसान जैसा कोई आदमी हमें लूटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जैंग बेगसान वो तो पहले यहाँ पर पकड़ा जा चुका है। मैंने सुना था कि गवर्नर ने उसको पकड़कर बंदी बना लिया था और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उसे फांसी लगा दी गई थी। तो कैप्टन उसे कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें आसपास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि कोई हमें लूटने के लिए आने वाला है। हमारे पास बहुत ज्यादा सामान है क्योंकि इतना सारा सामान देखने के बाद यहाँ पर इस माउंटेन में जो छोटे मोटे बैंडर्स हैं वो भी हमें लूटने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए, उन्हें कम से कम कुछ माल तो मिल जाएगा। और इसी के साथ ही उनके पास अटैक हो जाता है क्योंकि सामने एक दरख्त गिरा पड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो दरख्त गिरा पड़ा है। जैसे वो लोग वहां पर रुकते हैं उसी के साथ बैंडर्स वहां पर से निकल आते हैं और कहता है कि सभी के पास अटैक करो। जैसे वो लोग अटैक करते हैं वहां पर एक धमाका होता है। धमाका होने के साथ ही दिखाता है कि उनकी 1-2 कार्स जो होती है वो चोरी हो जाती है और उनका सामान जहां पर से गायब हो जाता है। तो वो लोग सामान लेकर चले जाते हैं और कैप्टन जो होता है वो जाता है और जाकर एक कार के सामने सर झुकाता है और कहता है सर मुझे माफ करिएगा, हमारी कुछ कैरेजेस को चोरी कर लिया गया, हमारे पास अटैक हुआ है और वो लोग हमारे सामान को ले गए हैं और साथ ही पूरी कैरेजेस को भी उठाकर ले गए हैं। पर उस कार के अंदर जो बंदा बैठा होता है वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तो यहाँ पर ये बंदा जो होता है ये हुनान मर्चेंट्स का चीफ सुपरवाइजर होता है जिसका नाम ग्वांगजुक होता है। तो ग्वांगजुक ने यहाँ पर सब कुछ प्लान किया हुआ था, उसे पता था कि यहाँ पर हमारा वोजन और उसकी टीम जो है वो इसे लूटने के लिए आएगी, इसी वजह से सब कुछ प्लानिंग की हुई थी। इसी के साथ नेक्स्ट सीन जो होता है डोंगटिंग लेक के करीब का दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग उन सभी घोड़ा गाड़ियां इसको क्या कहते हैं कार्स को लेकर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जो रोबर्स होते हैं उन लोगों ने कार्स को चोरी कर लिया, उन्हें चोरी करने के बाद वहां पर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो बैंडिट्स का जो बॉस होता है वो कहता है कि इनको लूटना तो बहुत ज्यादा आसान था, हमने जितना माल यहाँ पर से चोरी किया अगली 3 जनरेशन तक हम लोग बैठकर खा सकते हैं, अब हमें यहाँ पर कमाने की जरूरत भी नहीं है। सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन लोगों ने एक बड़ा हाथ मार लिया। लेकिन इसी के साथ ही उन कार्ड्स के अंदर से सोल्जर्स निकलते हैं और कहते हैं कि सभी को पकड़ लो, किसी एक को भी मत छोड़ना। इस बात से वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये रॉयल गार्ड कहां पर से आ गए, ये हमें यहाँ पर क्यों पकड़ रहे हैं, लगता है कि हमें धोखा दिया गया है। इन कार्ड्स के अंदर माल नहीं था बल्कि इन कार्ड्स के अंदर तो सोल्जर्स छुपकर बैठे हुए थे और इसी के साथ ही उन सभी बैंडिट्स को वहां पर बंदी बना लिया जाता है। जबकि हमारा वोजन और उसकी टीम जो होती है ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। तो मिस शुइयो से कहती है तो ये बात थी, तुम यहाँ पर यही कहना चाहते थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उनके कार्ड्स के अंदर सोल्जर्स बैठे हुए थे और उनके कार्ड्स के अंदर सामान नहीं था, इसका मतलब यह है कि उन्हें पता था कि हम उन्हें लूटने के लिए आने वाले और उन्होंने यहाँ पर पहले से तैयारी की हुई थी। वोजन कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन बैंडिट्स की वजह से हमारी जान बच गई है क्योंकि बैंडिट्स वहां पर पहले पहुंचा है और उन लोगों ने आकर उनके पर अटैक कर दिया। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी भी यहाँ पर इस रास्ते से अपना माल लेकर नहीं जाते अगर बैंडिट्स यहाँ पर आने वाले होते। वोजन कहता है कि मुझे लगता है ये प्लान हमारे लिए ही था। तो शुई उन लोगों से कहते हैं कि चलो शुक्र है कि मास्टर डैन ने यहाँ पर पहले से इस बात का अंदाजा लगा लिया और हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। अगर हम लोग वहां पर जाकर अटैक करते, हम लोग अपनी पावर से सोल्जर से बचकर तो भाग जाते, लेकिन इसके बावजूद हमारे पोस्टर छप जाते, गली गली में हमारे पोस्टर्स होते और हमें वांटेड करार दे दिया जाता, यानी कि हम लोग वांटेड हो जाते और उसके बाद हम लोग मुजरिम बन जाते और इस तरह हम लोग मर्चेंट्स गिल्ड के
रास्ते से हट जाते तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा आसान था। और इसी के साथ ही वुजन कहता है कि चलो घर वापस चले, और इसी के साथ ही वो लोग घर वापस आ जाते हैं। जब वो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो वाइस एडवाइजर का दिखाया जाता है कि वाइस एडवाइजर को एक बंदा वापस आकर न्यूज देता है और कहता है कि जिन लोगों को वहां पर पकड़ा गया वो सिर्फ नॉर्मल बैंडिट्स हैं, वो लोग डैन फैमिली से नहीं है। तुझे बात सुनने के बाद से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम लोगों ने इतनी प्लानिंग की थी लेकिन डैन फैमिली के लोग वहां पर हमें लूटने के लिए क्यों नहीं आए? मुझे तो लगा था कि वो लोग जरूर वहां पर हमें लूटने के लिए आएंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतने लकी कैसे हो सकता है कि उनकी जगह के ऊपर कुछ और बैंडिट्स ने आकर हमें लूटने की कोशिश कर ली। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन लॉर्ड का दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। स्पेशली वुजन का, वो से कह रहे होते हैं कि तुम तो यहाँ पर एक सिंपल से मिशन को पूरा नहीं कर सके, तुम लोग यहाँ पर सामान को लूट कर नहीं ला सके और तुम सभी लोग यहाँ पर वापस आ गए हो। मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ पर तुम सभी को बेवकूफ बना दिया, किसी ने तुम्हें वहां पर पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी। तो हमारा वुजन इसकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो वो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर किसी स्मार्ट बंदे की जरूरत है जो तुम्हारे लिए प्लानिंग कर सके, क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग बहुत ज्यादा बेकार है, लेकिन उनके पास कोई स्मार्ट बंदा है जो यहाँ पर सारी की सारी प्लानिंग कर रहा है। तो वो वुजन से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक गार्ड समझ रहा था, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेवकूफियों को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि तुम भी हमारे जैसे इंसान ही हो। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ग्रैंडपा वहां पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो? साथ ही ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई ना कोई स्पेशल बंदा तो है जिसका दिमाग तेज चलता है, जिन लोगों ने यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए इतना प्लान बनाया हुआ था। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि उनके पास जो भी बंदा है वो यहाँ पर मास्टर जीगाल वून की तरह ही काफी समझदार इंसान है। तो वो कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर जीगाल वून की तरह उनके पास कोई समझदार इंसान है? तो वुजन कहता है क्या तुम उस बंदे की बात कर रहे हो जो लास्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए आया था, मेरे लिए वाइन भी लेकर आया था? वुजन कहता है तो फिर ठीक है, जीगाल वून को यहाँ पर बुलाओ, चलो जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ, हम लोग भी उसे यूज करेंगे और उसके पास से प्लानिंग करवाएंगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे क्योंकि यहीं पर चैप्टर खत्म होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुजन जो होता है वहां पर लोगों से कहता है कि जीगाल वून को ढूंढ कर लाओ, हमें भी यहाँ पर एक तेज दिमाग की जरूरत है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कल्ट लीडर उन लोगों से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जीगाल वून की क्या जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर डोंगफेंग हू को बुला सकता हूँ जो कि मेरे डीमन कल्ट का एडवाइजर है, वो भी काफी समझदार इंसान है। वो तो अभी तक यहाँ पर रिटायर्ड भी नहीं हुआ, मैं बस उसे एक मैसेज भेजूंगा और वो भागता हुआ यहाँ पर चला आएगा और उसके बाद उस जैसा दिमाग मैंने कभी नहीं देखा और वो यहाँ पर हमारे सारे मसले हल कर देगा। जब ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये डोंगफेंग हू जो है ये जीगाल वून से ज्यादा समझदार हो सकता है? जीगाल वून से ज्यादा समझदार कोई भी इंसान नहीं है जिसने यहाँ पर पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस और बाकी के सभी सेक्टर्स को जोड़कर रखा था। और हमें यहाँ पर किसी ऐसे की जरूरत है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करे। तो कल्ट लीडर से कहता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरा एडवाइजर जो है वो एक गद्दार इंसान है और यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगा। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, तुम अपने डोंगफेंग हू को यहाँ पर बुला लो, क्योंकि तुम्हारे वहां पर ना होने की वजह से अगर तुम उसे भी यहाँ पर यही बुला लोगे तो फिर तुम्हारे डीमन कल्ट को संभालेगा कौन? क्योंकि अगर वो भी यहाँ पर आ जाएगा तो फिर तुम्हारा डीमन कल्ट वहां पर लावारिस हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद कल्ट लीडर वहीं पर शांत हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग जीगाल वून को ही ढूंढ लो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स का दिखाया जाता है, जहां पर हीवनली स्वॉर्ड अलायंस वालों ने अपनी नई स्वॉर्ड अलायंस बना ली थी म्यूरियम अलायंस से अलग होकर, क्योंकि 5 बड़े सेक्टर्स ने अलग होकर अपनी जो नई अलायंस थी वो बना ली थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी अलायंस तो बना ली थी लेकिन उनकी अलायंस जो बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो है वो उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, जबकि बाकी जो सेक्टर्स है पुराने सेक्टर्स वो अभी भी अलायंस के साथ ही थे। यहाँ पर 10 बड़े सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के साथ है, जबकि 8 बड़े क्लैंस हैं जो कि जिन लोगों ने अपनी नई यहाँ पर स्वॉर्ड अलायंस सोसाइटी बना ली हुई है। स्वॉर्ड सोसाइटी बनाने के बाद उनकी सोसाइटी कमजोर होती जा रही है क्योंकि उन्हें यहाँ पर सेक्टर्स को रिक्रूट करना है, लेकिन सेक्टर्स वाले उनकी बात नहीं मानते। हालांकि उनके पास यहाँ पर अभी भी काफी तेज दिमाग के लोग हैं, लेकिन जीगाल वून जैसा बंदा उनके पास नहीं है। तो उन्हें यहाँ पर असल में मास्टर जीगाल की जरूरत है जो कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों को कन्विंस कर सके। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस बारे में डाउट रखते हैं कि उन्हें किसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या वो म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करें या फिर यहाँ पर हिवनली स्वॉर्ड सोसाइटी को ज्वाइन करें। तो स्वॉर्ड एम्परर के यहाँ पर ना होने की वजह से म्यूरियम अलायंस को भी ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो म्यूरियम अलायंस भी पहले जैसी नहीं रही, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। 10 में से 6 सेक्टर ये कहते हैं कि हिवनली स्वॉर्ड सोसाइटी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त हिवनली स्वॉर्ड सोसाइटी का जो पैट्रियार्च है वो पैंग क्लैन का पैट्रियार्च है, वो इस वक्त उसका लीडर बन चुका है, लेकिन सभी लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि ये इस लायक नहीं है कि वो जाकर बाकी के क्लैंस को भी रिक्रूट कर सके और अपनी स्वॉर्ड सोसाइटी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। जबकि मास्टर पेंग जो है वो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर जीगाल वून को ढूंढना होगा, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाता तब तक यहाँ पर मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ, क्योंकि उसके बिना हमारी अलायंस हमारी सोसाइटी जो है ये बिल्कुल भी अब अधूरी है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाता है तभी हम लोग सोसाइटी को ठीक से चला सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर वक्त मुझे मॉक करते रहते हैं और हमारे फैसलों को अपोज करते रहते हैं। मास्टर पेंग जिस बंदे की बात कर रहे होते हैं कि जो लोग अंदर से उसे मॉक कर रहे होते हैं, वो
टैंग क्लैन का पैट्रियार्च होता है, शीचुआन की टैंग फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है, वो उसे कहता है कि अगर जीगाल वून जहाँ पर आ जाता है तो बेहतर है, अगर वो नहीं आता तो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि ये टैंग फैमिली के लोग जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं, यहाँ पर बाकी सभी लोगों का भी दिमाग खराब कर रहे हैं कि यहाँ पर जीगाल वून को हमारे पास नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोग पावर को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी गद्दी को मुझसे छीन लेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर जीगाल वून को ढूंढना ही होगा। अगर जीगाल वून को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंदर से हमारी सोसाइटी को कमजोर कर रहे हैं और हमारी स्वर्ड सोसाइटी जो है अलायंस है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जीगाल वून का दिखाया जाता है कि जीगाल वून जो होते हैं ये डोंगटेंग लीग के पास ही होते हैं और वहीं पर अपना डेरा जमाकर बैठे होते हैं। उसकी बेटी भी वहीं पर उसके पास ही होती है। तो वो कहती है डैड यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पर अलायंस से बच रहे हैं और स्वर्ड सोसाइटी से बच रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखें तो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर ऐसे कह लो कि भिखारियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी बेटी उसे कहती है डैड वैसे तो आप एक बहुत ही समझदार इंसान है, क्या आप अपनी समझदारी को यूज करके यहाँ पर हमारे लिए कुछ खाना या फिर कुछ नया घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते, किसी ऐसी जगह के ऊपर नहीं जा सकते जहाँ पर हम लोग अपनी आराम से जिंदगी गुजार सके। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक बंदा निकलता है और कहता है फाइनली जीगाल वून तुम मुझे मिल ही गए। तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं कि अब तुम कौन हो, और इसी के साथ ही वो लोग महसूस करते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डेडली, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर हमें मारने के लिए आया हो। तो वो बंदा जो होता है उसके सामने वहां पर अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम मुझे भूल भी गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गए हो। ये बंदा जो है म्यूरियम के 18 पब्लिक एनिमीज में से एक होता है। तो वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया था जिसकी वजह से म्यूरियम के लोग मेरा पीछा करते रहे हैं, लेकिन फाइनली तुम यहाँ पर मेरे हत्थे चाड़ी गए। तो आज देखते हैं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने काम को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ और कोई भी बात नहीं करूंगा। और साथ ही अपनी तलवार निकालता है जीगाल वून और उसकी बेटी के ऊपर चला देता है। जहाँ पर से नेक्स्ट इन डैन फैमिली का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा वूशन जो होता है वो मिस शुई को वहां पर ट्रेनिंग दे रहा होता है। मिस शुई उसके सामने वहां पर ट्रेनिंग कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा फ्लो बहुत ज्यादा वीक है, हालांकि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारा फ्लो बहुत ज्यादा वीक है। वो उसे एक नई टेक्निक सिखा रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लिमिटलेस सेलेस्टियल स्वर्ड आर्ट जो है ये फ्लो के ऊपर फोकस करती है और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल पानी की तरह बहना होगा, और एक औरत के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये टेक्निक बनी ही एक औरत के लिए है। तो वो कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि लिमिटलेस सेलेस्टियल स्वर्ड आर्ट जो है ये एक औरत के लिए बनी है। मैंने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है। ग्रैंडपा भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैंने मास्टर यहाँ पर इसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये शुई के अंदर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो मैं यहाँ पर नहीं देख पाया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिस सेलेस्टियल टेक्निक को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ये एक अल्टीमेट टेक्निक है जो कि नाम जू रियोन की अल्टीमेट टेक्निक थी, जो कि 3 स्काइज में से एक थी। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों दादा पोती जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और भागते हुए हमारे वूजन के पास आते हैं और उसे कहता है तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तुम्हारा वूजन कहता है क्या तुम्हें मेरी समझ नहीं आई, मैंने कहा कि सेलेस्टियल इमॉर्टल आर्ट जो है ये एक अल्टीमेट टेक्निक है। तो वो उसे कहते हैं नहीं इसके बाद तुमने यहाँ पर क्या कहा कि ये किसकी टेक्निक है। तुम्हारा वूजन कहता है कि मैंने कहा कि ये नैम जूरियोन की टेक्निक है। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें नैम जूरियोन के बारे में कैसे पता चला, तुम उसको कैसे जानते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 89 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट की एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन जो होता है वहां पर दोनों दादा पोती के सामने एक नाम लेता है नाम जूरियोन का। जैसे वो ये नाम लेता है तो वो दोनों भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस नाम के बारे में कैसे जानते हो, ये तो तीनों स्काइज में से एक का नाम है ना, नाम जूरियोन, हमने ये नाम पहले भी सुना है। और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वाली टेक्निक जो हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है ये नाम जूरियोन की टेक्निक है। हमारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी टेक्निक है, तुम्हारी नामगोंग फैमिली के इंसेस्टर की टेक्निक है। नाम जूरियोन जो कि तुम्हारी नामगोंग फैमिली के इंसेस्टर है, उसने तुम्हारी फैमिली की बुनियाद रखी थी। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर हमें अपनी इंसेस्टर के बारे में भी नहीं पता। तो हमारा वूजन कहता है कि तुम दोनों के रिएक्शंस को देखने के बाद तो लगता है कि तुम दोनों को इस बारे में नहीं पता था। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें इस बारे में कैसे पता हो सकता है, हमारी एक एंशिएंट बुक के अंदर लिखा गया था कि जहां पर हमारी फैमिली की जो बुनियाद है वो एक औरत ने रखी थी। हमें इस बारे में नहीं पता था कि उस औरत का नाम क्या है और उसके पास क्या क्या स्पेशल एबिलिटीज थी, लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस बारे में पता है कि नामगोंग फैमिली की बुनियाद नाम जूरियोन ने रखी थी। किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहां पर मास्टर जीगाल की बेटी भागती हुई आ जाती है। वहां पर आने के बाद चलाकर कहती है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो हमारी जो शुई होती है भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि जियोन जियोन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी हालत कैसी हो गई। तो वो उसे बताती है कि शुई प्लीज यहाँ पर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये बताओ क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरे डैड इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। कुछ कहता है कि जरा शांत होकर
बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो कहती है कि मेरे फादर के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, वहां पर काफी सारे लोग थे, उनके पास तलवारें थी, उन्होंने मेरे फादर के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारे फादर कहां पर है, जीगाल वून इस वक्त कहां पर है। तो वो उसे बताती है कि वो इस वक्त साउथ की तरफ है, डोंगटिंग लेक के साथ में, और साथ ही वो रो रही होती है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं और वो साउथ की तरफ निकल जाते हैं, जबकि उस जियोन वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने फादर को कैसे बचाऊं, मुझे लगता है कि अब तक तो मेरे फादर मर चुके होंगे। जबकि शोरी से कहती है कि जियोन प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक रहेंगे, तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे ग्रैंडफादर अभी गए हैं ना, मेरे ग्रैंडफादर जाकर उनको बचा लेंगे, जी बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। जबकि जियोन वहां पर रोते रोते शांत हो जाती है और कहती है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर वहां पर जाकर उनको बचा लेंगे। फिर साथ ही वो कहती है कि वो बंदा जो यहाँ पर से भाग कर गया, वो बुढ़ा आदमी, उसकी बैग कुछ जानी पहचानी लगती है, उसको मैंने पहले भी कहीं पर देखा, और उसकी दाढ़ी भी जानी पहचानी लगती है, वो तो बिल्कुल स्वर्ड एम्परर के जैसे दिखाई देते हैं, यानी शुई के ग्रैंडफादर की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन स्वर्ड एम्परर तो मर चुके हैं ना, फिर यहाँ पर वो इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या शुई के डैड ग्रैंडफादर यहाँ पर मेरे डैड को बचाने के लिए जा रहे हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डोंगटिंग लेक के पास का दिखाया जाता है, जहां पर वो काफी सारे लोग होते हैं और वहां पर वो जीगाल एल्डर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से एक दो तो वहां पर डाउन हो चुके होते हैं। तो उनमें जो मेन बंदा होता है वो उसे कहता है कि मैंने तो सुना था कि जीगाल फैमिली के लोग जो उनके दिमाग तेज होते हैं और वो मार्शल आर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तो काफी ज्यादा बेहतर है, तुमने तो हम में से दो चार को टपका भी दिया है, कि तुम लोगों के बारे में जो बातें थी वो सारी गलत थी, असल में तुम लोग तलवारबाज भी हो, तो अभी तक यहाँ पर जिंदा हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तुम यहाँ पर से भाग कर नहीं जा पाओगे और तुम यहीं पर अब मरने वाले हो। अब यहाँ पर और ज्यादा बातें करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। वो अपनी तलवार को उसके सामने करता और कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मर जाओ। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है और वहां पर तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि तुम्हारा टाइम तो पूरा हो गया जीगाल एल्डर। और जैसे वो उसके ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाता है तो मास्टर जीगाल बड़ी होशियारी के साथ उसकी स्लैश को वहां पर अवॉइड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने वाइटल पॉइंट्स को बचा लेते हैं। तो जब वो वहां पर उसके पास स्लैश लगती है तो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो वो बंदा उसे कहता है कि देखो तो जरा, तुम्हारे बारे में मैंने सही सुना था कि तुम एक बहुत ही समझदार इंसान हो, तुमने चालाकी के साथ यहाँ पर अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया ताकि तलवार जो है वो तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स को हिट ना करे, तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स बच गए हैं, लेकिन तुम कब तक यहाँ पर बच पाओगे, अगर तुम यहाँ पर इस अटैक से बच जाते हो तो खून बहने से मर जाओगे। कि मास्टर जीकाल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने अपने दिमाग को यूज नहीं किया, बल्कि तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारी तलवार के अंदर इतना दम नहीं था कि तुम मुझे मार पाते। सामने वाला गुंडा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मौत के बहुत ज्यादा करीब हो, एक पांव तुम्हारा कब्र में और तुम यहाँ पर अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो, इस तरह की बातें तो सिर्फ और सिर्फ एल्डर जीकाल ही कर सकता है। तो मास्टर जीकाल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। गुंडा सोच रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर जिंदा भी छोड़ देता हूँ तभी यहाँ पर मर जाएगा, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि इसकी बॉडी से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है और उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर फेड होती जा रही है। और उसका एक साथी साइड के ऊपर से निकलता है और उसे कहता है कि बॉस अगर तुम यहाँ पर इसको अपने हाथ से नहीं मारना चाहते तो फिर मुझे करने दो, मैं यहाँ पर इसकी गर्दन काटता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि इसने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे इतनी शांति भरी मौत कैसे दे सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। पहले मैं इसकी पूरी बॉडी को यहाँ पर काटूंगा, फिर साथ इसकी स्किन छीलूंगा और उसके बाद देखना इसको मारूंगा। मास्टर जीकाल वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मेरा वक्त आ गया, लेकिन मेरी बेटी जॉन यहाँ पर से काफी दूर चली गई होगी, वो यहाँ पर से बच जाए मेरे लिए इतना ही काफी है, मैं यहाँ पर अपनी बेटी को अपनी आंखों सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। और वो गुंडा जो होता है अपनी तलवार उठाता और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और मास्टर जीकाल सोच रहे होते हैं कि अलायंस लीडर मैं आपके पास आने वाला हूँ। जैसे वो अपनी तलवार उठाता है इसी के साथ ही उसका हाथ कट जाता है और मास्टर जीकाल जो होते हैं, मास्टर जीकाल सॉरी स्वर्ड एम्परर वहां पर चिल्लाकर कहते हैं तुम कमीनों कहीं के मेरे दोस्त को यहाँ पर हट मत करो। ये देखने के बाद उन सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, मुंह खुले के खुले रह जाता है क्योंकि वो लोग वहां अपने सामने वहां पर स्वर्ड एम्परर को देख रहे होते हैं। और स्वर्ड एम्परर एक पावरफुल इंसान है, एक बहुत ही पावरफुल टाइटल उसके पास है, इसका मतलब यह है कि वो पावरफुल ही होगा। इसी वजह से वो सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि मास्टर जीकाल जो होते हैं उसकी आवाज सुनने के बाद उसकी तरफ देखने के बाद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो स्वर्ड एम्परर है, इसका मतलब यह है कि स्वर्ड एम्परर अभी तक जिंदा है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 90 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।